बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमने पढ़नी है अपने नावल कुछ इश्क में रंगे जनूबी था, रिटन बाय नाइला तारिक की लास्ट एपिसोड। तो बहुत लॉन्ग नावल था, लेकिन मैंने 2-2 घंटे की एपिसोड दे के आपको मुका दिया इसको एक वीक के अंदर। आज 8वीं और लास्ट एपिसोड है इसकी। तो आइए पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और गाइस और ये अब पूरा मंथ यहाँ से ऑनवर्ड, मतलब कि आज 4 हो गई है, 5th से ऑनवर्ड हम लोग सिंगल एपिसोडिक नावल ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने लॉन्ग नावल नहीं पढ़ने, ठीक है? तो अब चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। कॉरिडोर में दाखिल होते हुए आतिफ की नज़र पुलिस कांस्टेबल के साथ खड़े शाहरुख तक गई थी, जो अब इसी जानिब आ रहा था। अगर कुछ देर पहले आप आते तो देखते कैसा घमसान करन पड़ा था यहाँ। मोइस के सपोर्टर्स ये एहतजाज लेकर आए थे कि इस पर तशद्दुद करके हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं, जबकि छोटे भाई ने तो बबांगे दहल ये स्टेटमेंट दिया कि अगर इस पर तशद्दुद होता तो इस वक्त वो हॉस्पिटल की बजाय कब्र में उतर चुका होता। आतिफ के किसी सवाल का इंतज़ार किए बगैर वो तफसील बता रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि छोटे भाई मोइस को इस हॉस्पिटल में नहीं लाए, वरना ज़ैनब के भाई तो खून के प्यासे हो रहे थे। वो तो पल पड़ते मोइस के सपोर्टर्स पर अगर पुलिस बीच बचाव ना करती। मेहरान अभी नीचे मिला था मुझे, इसे इन्वॉल्व करके अच्छा किया। मैं तो चाहता हूँ कि बस सफाक आदमी हॉस्पिटल से निकल सीधा टॉर्चर सेल में जाए। आतिफ शदीद नागवारी से बोला। सारा कैसी है? पुलिस ने कोई बयान लिया इससे? सारा तो अभी कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है और ज़ैनब आईसीयू में है, किसी को इससे मिलने की इजाज़त नहीं है। शाहरुख के तशवीशज़दा लहजे पर वो मज़ीद कुछ बोल नहीं सका, तभी मोमो तेज़ कदमों के साथ इन दोनों की तरफ आई। मैं अभी ज़ैनब को देख कर आ रही हूँ। एसिड ने इसके कंधे से लेकर कोहनी तक असर दिखाया। इसकी बहन से बात हुई थी मेरी, वो तो बेहोशी में भी तकलीफ से करा रही है। मुझसे तो मोमो के हलक में आंसू का गोला सा अटका था। रोने की बजाय तुम इसके लिए दुआ करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो जल्द ठीक हो जाएगी। इसे अपने साथ लगाते हुए आतिफ ने इसे तसल्ली दी, हालांकि इस वक्त इसकी अपनी कैफियत अजीब हो रही थी। आतिफ साहब, कुछ तो होने लगा है। रूम में दाखिल होते हुए इसने कुछ हैरानी से आशिर के बिगड़े तेवरों को देखा। रूम में इस वक्त आशिर के दोनों बड़े भाई, इसकी बीवियां और बहनें भी मौजूद थी। सिद्रा और शम्स तो मुस्तकिल सारा के पास ही थे। इतनी दूर ये तन्हा घर से निकल कर चली गई। तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ खबर नहीं? कल को तो आना ख्वास्ता इससे भी बड़ा हादसा हुआ तो तब भी तुम ये बयान दोगी? आशिर बिगड़े अंदाज में सिद्रा से बाज़पुरस कर रहा था। अगर तुम इसका ख्याल नहीं रख सकती तो बेहतर है कि इसे हमारे हवाले कर दो। आशिर के मजीद कहने पर शेष की रगों में खून खोल उठा था। आशिर, ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो तुम हवाले करने की बात करे। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मगर इस किस्म की गलत बात दोबारा मत करना। नागहानी आफात किसी भी वक्त किसी भी जगह नाजिल हो सकती है। सिद्रा से ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो जाना चाहती थी। इसे भी नहीं मालूम होगा कि वो किस मुश्किल में गिरफ्तार होने वाली है। शम्स मजीद आशिर की बातें बर्दाश्त नहीं कर सके थे, इसलिए कुछ बरहम होकर बोले। वो ठीक कह रहे हैं आशिर, जो होना था हो गया। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि सारा महफूज है। शम्स के तेवर भागकर आशिर के बड़े भाई अजीम ने बात को संभाला था। सॉरी, मैं वाकई कुछ ज़्यादा ही कह गया। एकदम एहसास होने पर आशिर ने शम्स के साथ सिद्रा को मुखातिब किया। तुम क्यों माजरत कर रहे हो? सारा कसूर तो इसका है। बड़ी देर से जब्त किए बैठी सिद्रा इस पर भड़की थी, जो चादर में चेहरा छुपाए लेटी थी। इसकी वजह से हम यहाँ परेशान बैठे और एक पड़ी है आईसीयू में। सिद्रा, शम्स ने नागवारी से रोका। बदले की आग में जल रहा था वो शख्स। आज या कल इसे अपनी औकात दिखानी थी। शुक्र है कि सारा वहाँ मौजूद थी, वरना न जाने इस लड़की का क्या हाल होता। अगर अभी सारा डिस्चार्ज होता तो ये तो हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अजीम की बीवी ने शम्स से इजाज़त चाही। ये भी काफ़ी इंजर्ड है। मेरी बात हुई है डॉक्टर से, इन्होंने मना किया अभी डिस्चार्ज करने से। शम्स के कुछ बोलने से पहले ही वो सर्द लहजे में सबको इतला देता रूम से निकल गया। बाहर आते इसने इशारे से मोमो को अपनी तरफ बुलाया, जो कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर कुछ लड़कियों के साथ खड़ी थी। छोटे भाई, इन लड़कियों की हिम्मत नहीं हो रही यहाँ आने की। 2 मिनट के लिए मेरे साथ आ जाएं, वो आपसे ऑटोग्राफ लेना चाह रही हैं। करीब आते मोमो ने इल्तिजाई नज़रों से इसके खतरनाक संजीदा चेहरे को देखा। इनसे कह दो फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, यहाँ तफरीहन नहीं घूम रहा हूँ मैं। इसके बुरी तरह घिरकने पर मोमो खफीफ सी हो गई। और ज़रा गौर से सुनो, इसके जो वेल विशर्स बैठे हैं वो चले जाएं, तब भाभी से कह देना कि सारा डिस्चार्ज हो गई है, इसे लेकर घर पहुँचे। सख्ती से हिदायत देता वो अपने सेल पर आने वाली कॉल रिसीव करता आगे बढ़ गया। नींद टूटी थी तो इसने खाली खाली नज़रें इर्द गिर्द दौड़ाकर वजह जानने की कोशिश की, मगर वॉल क्लॉक पर वक्त देखती उठ बैठी। लबों से एक सिसकी सी निकली कि ज़ख्मी वजूद ज़रा सी हरकत पर चटकने लगा था। चंद लम्हों तक वो खामोशी से बैठी ज़ैनब के बारे में ही सोचती रही थी। ज़ैनब दुनिया माफिया से बेखबर जिस अजियत के भंवर में फंसी थी, इस अजियत के सामने तो इसके ज़ख्म कुछ भी नहीं थे। इसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। माहौल इतना खामोश और गंभीर था कि इसे वहशत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी के आसार कमरे में है ना कमरे के बाहर, वरना अमूमन शहरी की आवाज़ तो सुनाई दे ही जाती थी। कमरे से बाहर आते हुए इसने वीरान पड़े लाउंज को देखा। भी वो सिद्रा के कमरे की जानिब बढ़ने का इरादा करी थी, जब ड्राइंग रूम से उभरती मानूस आवाज़ों ने इसके कदम रोक लिए। तुम्हारी मंतक मेरी समझ से बाहर, अगर तुम्हें दिलचस्पी न लेने के बावजूद सारा का एक से ज़ायद बार ज़ैनब का जिक्र जिस मकसद को सामने रख कर किया है, तो इसके पीछे कोई तो मुहर्रक होगा। शईस की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। शईस, अब तुम दोबारा इस मौजू
पर मुझसे कोई बहस ना करो। आतिफ के लहजे में नागवारी थी। मगर मैं फिर तुमसे कहूँगा, अगर सारा किसी लड़की को तुमसे मुंसलिक करना चाहती तो यकीनन वो लड़की मामूली नहीं हो सकती। मुझे इसके मामूली या गैर मामूली होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आतिफ सारा कभी तुम्हें नहीं बताएगी, मगर मुझे यकीन है कि ज़ैनब इंटरेस्टेड है। शईस ने जैसे इसे कुछ समझाना चाहा। वो एक बेवकूफ़ लड़की हो सकती है जो एक स्टिक के सहारे चलने वाले शख्स की हमदर्दी में हद से बढ़ने की ख्वाहिश रखती है, और इसमें सारा की बात मानकर अपने शर्मिंदा होने के मुवाफिक हासिल नहीं करना चाहता। इसका फियांसी बाद में जैसा भी निकला, मगर इसके बड़ों ने यही देखकर उसे चुना होगा कि वो हर तरह से मुकम्मल है। वो इनकी बेटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, फिर मैं कैसे? एकदम ही आतिफ के खामोश हो जाने पर शईस जो सोफे पर नीम दराज था चौंक कर उठ बैठा। आओ सारा, वहाँ क्यों रुकी हुई हो? स्टिक थाम कर अपनी जगह से उठते हुए आतिफ ने कुछ गड़बड़ाकर इसके स्पार्ट चेहरे को देखा। जब आप मुझे ज़ैनब के लिए बार बार इनकार कर चुके हैं तो फिर अपने दोस्त के साथ बैठकर इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वो सर्द लहजे में आतिफ से सवाल करी थी। यहाँ कोई इसे डिस्कस नहीं कर रहा। शईस को अच्छा नहीं लगा इसका ये कहना। मैं तुमसे बात नहीं करी, इसलिए तुम खामोश रहो। सारा के सख्त नागवार लहजे पर शईस के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ था। अगर वो मजबूत बैकग्राउंड रखने वाली हाई स्टेटस लड़की होती तो वो कभी आपको बेवकूफ़ न लगती। मैं तो समझती थी कि आप जैसे इंसान के नज़दीक इसकी सादगी की बहुत अहमियत होगी, मगर शदीद तासुब से बोलती हुई एक पल को रुकी। किसी के दिल में अपनी जगह, मोहब्बत और जगह बनाना आसान नहीं है, मगर आपको कोई मेहनत किए बगैर ये मुकाम मिल गया। इसके बावजूद बदले में आप किसी के जज्बों की कदर नहीं कर सके। मोहब्बत और हमदर्दी में फ़र्क आप समझते हैं या नहीं? चुपते लहजे में वो आतिफ से सवाल कर रही थी। आप मुझे साफ ये बता देते कि मुझ पर कोई भरोसा करके आप अपनी शर्मिंदगी के मवाफिक नहीं हासिल करना चाहते थे। अगर आपको इसके जज्बे सिर्फ हमदर्दी लगते हैं तो ये आपकी गलती है। इसका कोई कसूर नहीं, और ना ही ये इसका कसूर है कि आप स्टिक के बगैर 2 कदम नहीं चल सकते। सारा, बहुत ज़्यादा बोल चुकी हो तुम, मगर बस अब इससे ज़्यादा नहीं। यकदम ही शईस ने बरहमी के साथ इसे रोका। ब्राहिम, मेहरबानी, अब ज़ैनब का नाम भी किसी की ज़ुबान पर आता ना सुनो। हॉस्पिटल के कमरे में पड़ी इस बेवकूफ़ लड़की को अपनी बेवकूफ़ियों की सनत किसी से नहीं चाहिए। तेज़ नज़रों से आतिफ को देखती वो बोली थी, और अगले ही पल ड्राइंग रूम से निकल गई। आतिफ, मैं सारा की तरफ से तुमसे माजरत नहीं, ये मत करो। उसने कुछ गलत नहीं कहा। आतिफ के संजीदगी के साथ इसे रोका था, जबकि शईस ने शर्मिंदा होकर इसके चेहरे पर लहराते साए को देखा था। कुर्सी पर पैर चढ़ाए बैठी वो गुमसुम कैफियत में थी जब इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाता शाहरुख टेबल के किनारे पर बैठ गया। कहाँ गुम हो? कल सब दिखाई दे रही हो मुझे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तबीयत बेजार हो रही है। सारा और ज़ैनब की कंडीशन ने हर चीज़ से दिलो चाट कर दिया। पेशानी पर बिखरती तराशीदा लटे समेटते वो बाकी रूहानसी होने लगी। जहर लग रही है इस तरह मुँह लटकाए। शाहरुख ने खशमगी नज़रों से उसके आजुर्दा चेहरे को देखा। सारा, बस अपनी दोस्त की वजह से खामोश सी होगी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मगर मेरे लिए अमल करना मुश्किल है। नाखून को रेतते हुए वो अफसरदगी से बोली। सीधी दिल में उतर रही है इस वक्त। शाहरुख ने वारफ्तगी से इसके होंठों पर बिखरती मुस्कुराहट को देखा। तैयार हो जाओ, मैं कल ही तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर रहा हूँ भाभी से। वो एकदम ही संजीदगी से बोला। तुम मजाक कर रहे हो? मोमो मशकूक थी। कम से कम इस मामले में मैं मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ख्वाब मत दिखाओ। छोटे भाई से पहले तुम्हारी शादी हो नहीं सकती, और वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। मुझे सब मालूम है। इनसे पहले तो अपनी शादी का मैं सोच भी नहीं सकता, मगर शादी साथ साथ तो हो सकती है, और इनके इनकार की अहमियत खुद इनके नज़दीक कुछ नहीं। सारा ने तो गिन गिन कर बदले लेने इनसे। मोमो की बात काटता हुआ बोला। वासिफ भाई की तरह लटक ना जाना जो बैठे हैं आतिफ भाई के इंतज़ार में। वो बेजारी से बोली। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आने वाला नया साल हमें जुदा जुदा नहीं रहने देगा। वैसे भी अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ वो गहरी नज़रों से उसके गुलाबी होते रुखसारा को देख रहा था। अचानक मुझ पर मेहरबान होकर ये कैसे सोच लिया तुमने? इसकी वालहाना नज़रों की तपश से झुलती वो इठलाई थी। ये तो कुछ भी नहीं है मोमिना, तुम क्या जानो मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता हूँ। वो ठंडी आह भर के बोला। क्या मतलब है तुम्हारा, लिचड़ इंसान? पलक झपकते हुए वो भराई थी तो शाहरुख सुरत से उठकर दूर हो गया। बताकर जाओ मुझे खबीस, क्या क्या सोचते हो तुम? वो गुराती हुई इसके पीछे गई, जो कह के लगाते से मजीद जलाता भाग गया था। लाउंज में आते हुए शम्स ने इसे अपनी तरफ मतवजा किया, जो खामोश बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। हॉस्पिटल गई थी तुम चेकअप के लिए? जी, शान के साथ गई थी। सोगवार मध्यम लहजे में बोली। ज़ैनब की तबीयत कैसी है? इसके सवाल पर वो सर झुकाए बस खामोश रही थी। सारा, मुझे ये बताओ, इस तरह खामोश और कमरे में बंद रहने से क्या ज़ैनब बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी? खड़े खड़े वो नाराज़ी से पूछ रहे थे। किसी से बात करने का दिल ही नहीं चाहता। वो भराए लहजे में बोली। ये मायूसी बिल्कुल नहीं जच रही तुम पर। तुम्हें तो खुद को मजबूत रखकर ज़ैनब का हौसला बढ़ाना है, इसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। इसके लिए जो कुछ तुम कर सकती हो इसके घर वाले भी नहीं कर सकते। इसे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या वो मैं गलत कह रहा हूँ? इनके सवाल पर वो इस बार भी खामोश रही। चलो उठो ज़रा, बाहर जाओ, तबीयत कुछ संभलेगी। आतिफ तुम्हारा पूछा था, मैंने इसे कहा कि वो तुम्हें भेज रहा हूँ। नरम लहजे के साथ शम्स ने इसके सर को धीरे से थपथपाया तो ना चाहते हुए भी इसे उठना पड़ा। मुंतजिर बैठे आतिफ की जानिब बढ़ते हुए इसने ग्राउंड में मौजूद शईस को देखा, जो बच्चों को बास्केटबॉल खेलने में मदद दे रहा था। मैं तुम्हारी तबीयत मालूम करने आना चाहता था, मगर फिर तुम्हारी नाराज़ के पेश नज़र कदम रुक गए। आतिफ ने संजीदगी से कहा था। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की थी। नज़र झुकाए वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। तुमने मुझे मौका नहीं दिया सारा, वरना मैं तुम्हें बताता कि मुझे अपनी किसी कमी पर कोई एहसास कमतरी कभी नहीं रहा। मेरी कमी घर में किसी को महसूस नहीं हो सकती, तुम्हें भी नहीं, शायद ज़ैनब को भी नहीं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ैनब के घर वालों को ये नुक्स दिखाई न दे? बिला तमहीद आतिफ ने सवालिया लहजे में कहा था। एक बार मुझ पर भरोसा करके आप अपने खदशात का जिक्र तो करते, मैं खुद को दाव पर लगा देती, मगर कोई उंगली आपकी तरफ उठने न देती।
आप नहीं जानते खुदा ने आपको जो मुनफरिद शख्सियत और आपकी ज़ुबान ने जो शीरीनी दी है वो आपकी हर कमी पर गालिब है। आपकी ज़ात सच में इज़्ज़त और मोहब्बत के काबिल है। वो नम आंखों के साथ बोली, सारा तुम्हारे दिल में इतनी ज़्यादा अहमियत है मेरे लिए, मैं सोच भी नहीं सकता था। आतिफ ने दंग नज़रों से उसके झुके सर को देखा, मगर अब इन सब बातों का जिक्र बेमानी है। अब सब कुछ बदल चुका है। वो मध्यम आवाज़ में बोली थी, जिस पर आतिफ चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। ज़ैनब को मज़ीद कितना अरसा हॉस्पिटल में रहना होगा? वो पूछ रहा था। अभी कुछ कंफर्म नहीं। वहाँ इसके इलाज से तुम मुतमिन हो? आतिफ ने बगौर इसके परेशान चेहरे को देखा। मुतमिन तो हूँ, मगर वो झिझक कर रुकी। बात मुकम्मल करो। आतिफ चौंका। इस हॉस्पिटल में पैसा पानी की तरह खर्च हो रहा है। ज़ैनब की फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। वो सब इतने खुददार हैं कि किसी से मदद भी नहीं लेंगे। हॉस्पिटल के अखराजात किसी न किसी तरह तो पूरे हो जाएंगे, मगर ज़ैनब की सर्जरी होनी भी तो ज़रूरी है। वो परेशान अंदाज में बता रही थी। इसकी सर्जरी ज़रूर होगी। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। आतिफ के संजीदा लहजे पर वो दंग हुई थी। इस मामले में ज़ैनब के भाई मेरी मुदाखलत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आप हमदर्दी करने का यह हक कैसे हासिल कर सकते हैं? हमदर्दी के लफ्ज़ इस्तेमाल करके मुझे हर्ट मत करो। सारा जो हक मैं हासिल करना चाहता हूँ, इसके बाद अगर मैं इस लड़की के लिए अपना आप भी फ़रोख्त कर दूँ तो किसी को इतराज़ करने का हक भी नहीं होगा। और तुम अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आतिफ के हतमी लहजे पर वो बस दंग बैठी साख नज़रों से उसके पुरसकून चेहरे को देखती रह गई थी। चाची जान तो बहुत खुश हो जाएंगी। अक्सर बातों बातों में मुझे बावर करवा चुकी है कि अब मोमो की शादी करना चाहती है। इन्होंने तो सारी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। खाने के दौरान सिद्रा मुसलसल खुशी का इजहार करती शाहरुख को भी खुशी से फुला रही थी। जाहिर है अपनी बला हमारे सर मंडकर चाची ने खुशी होना। शम्स के संजीदा लहजे पर शान ने हंसते हुए शाहरुख को देखा। शम्स जल्दी खाना खत्म करे, वासिफ भी घर होगा, सबके सामने बात हो जाएगी। सिद्रा मजीद उजलत में बोली, जिस पर सारा ने मुस्कुराती नज़रों से शाहरुख को देखा, जो संजीदा रहने की कोशिश में कामयाब था। मेरा ख्याल है कि मुझे खाने से ही हाथ रोक लेने चाहिए। पता नहीं किस बात की जल्दी है तुम्हें। पानी का गिलास उठाते हुए शम्स ने खश्मगी नज़रों से सिद्रा को देखा, जो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठी। बस उठे, अब जल्दी जल्दी पानी पी लीजिएगा। सारा ने हैरत से इन्हें देखा, जो ज़बरदस्ती शम्स का बाजू पकड़े वहाँ से ले ही गई थी। ऐसी भाभी होनी चाहिए हर देवर की। क्यों छोटे भाई? शाहरुख ने इससे तईद चाही, जो अनसुनी की अपने खाने की तरफ मतवज्जा था। सारा अभी भी वक्त है, सोच लो। शाही तुम्हारे लिए अपना फैसला बदल सकता है। शान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी मेरी बहन को मशवरा दिया गया कि मेरे लिए किसी बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया जाए, तो मुझे यकीन है कि वो जल्द किसी बेहतरीन शख्स को मेरे लिए ढूंढ लेंगी। मुझे भी अब इसी शख्स का इंतज़ार है। तंज़ील लहजे में बोलते हुए सारा ने एक नज़िकार शईस पर डाली, जो एक सुलगती नज़र इस पर डालता सुर्ख होते चेहरे के साथ एक झटके से उठा था और किसी भी जानिब देखे बगैर वहाँ से चला गया। अब नहीं बचने वाली हो तुम। शान ने से डराया। तो मैं कौन सा छोड़ने वाली हूँ? वरना खुद से बोली, अब बना है जोड़ दबंग। शाहरुख ने टेबल बजाई, जबकि वह नागवारी से इन दोनों को हंसते चेहरे को देख रही थी। दस्तक देख वो कमरे में दाखिल हो गई थी। शईस, तुमने क्यों डांट दिया शान को? वो दूध का गिलास ही तो देने आया था। नहीं चाहिए तो मना कर देते। वो नाराज़ हो गया। लाइट ऑन करते हुए इसे घिरक रही थी, जो तकिए में चेहरा छुपाए लेटा था। मैं क्या पूछ रही हूँ? क्यों डांट कर भगाया तुमने शान को? आप इसे बुलाए, मैं इसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांग लेता हूँ। तकिया चेहरे से हटाकर वो बिगड़े अंदाज में बोला और फिर दोबारा चेहरा तकिए पर छुपाया। आखिर हुआ क्या? क्यों इतने आग बगोले हो रहे हो? सिद्रा ने हंसते हुए इसके शाने को हिलाया। कुछ नहीं हुआ है, मेरी फिक्र ना करें, घर के बाकी लोगों की फिक्र करें। नाराज़ी से बोलता वो उठ बैठा। इतने बड़े हो गए, मगर हरकतें तुम्हारी अभी बच्चों जैसी हैं। मुस्कुराते हुए सिद्रा ने इसके बिखरे बाल संवारने चाहे, मगर वो सर छटकता पीछे सरक गया। हुआ क्या? चेहरा देखो आईने में। शहरी भी हंस पड़ेगा तुम्हें देखकर। सिद्रा बेसाख्ता हंसी थी, तभी शाहरुख दंदनाता हुआ चला। तुम क्यों आए हो यहाँ? शाइस ने नागवार नज़रों से देखा। सोने आए हूँ, पीछे सरक जाएं। शाहरुख डटाई से बोला। फ़ौरन चले जाओ मेरे कमरे से, एक सेकंड भी नहीं रुकने दूंगा यहाँ। वो बिगड़ कर बेड से उतरा था। मेरी खुशी देखी नहीं जा रही ना तुमसे? 2 दिन में तुम्हें जला जला कर सूरजमुखी से काला गुलाब न अपना डाला तो नाम बदल देना। चेहरे पर हाथ फेरता वो शईस को जता रहा था, मगर अगले ही पल बिलबिला उठा जब शईस ने एक हाथ में उसकी गर्दन दबोचे कमरे से खींचता ले गया। जबकि सिद्रा होलकर दोनों के पीछे गई। लाउंज में मौजूद सारा ने हैरत से ऊपर देखा, जहाँ शाहरुख एक ही धक्के में लटखड़ाता सीढ़ियों की तरफ आया था। देखो दुनिया वालों, ये किस तरह अपने छोटे भाइयों पर तशद्दुद करते हैं। शाहरुख दहाई दे रहा था। इसको समझा ले वरना मारूंगा इसे। शेष ने बिगड़े अंदाज में सिद्रा से कहा, जब वो मुश्किल हंसी रोके खड़ी थी। छोटे भाई, क्या आप इतने खुशबाश क्यों नजर आ रहे हैं? कमरे से बाहर आते शान ने पूछा, मगर अगले ही पल इसके तेवरों पर बिदक कर वापस कमरे में घुस गया। मुझे पता है तुम मुझसे जल रहे हो। शाहरुख की ललकार पर वो फिर भड़क कर इसकी तरफ बढ़ना चाहता था, मगर सिद्रा दरमियान में आ गई। बस करो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? सिद्रा ने हंसते हुए इसका रुख अपनी तरफ किया। पागल हो गया हूँ मैं। वो बुरी तरह झंझलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बहुत ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। सारा ने खशमगी नज़रों से शाहरुख को घूरा। सारा जी, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। वो मज़े से बोला। शाही, अब दोबारा इसे कुछ मत कहना, वरना खैर नहीं है। सिद्रा से ताकीद करती कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ शम्स को देखते इनकी हंसी फिर शुरू हो गई। तुम देवर भाभी मिलकर मेरे बच्चे को कितना तंग कर रहे हो? मुस्कुराहट छुपाते हुए शम्स ने कहा। आपके बच्चे ने भी हम सबको कम तंग नहीं किया। वैसे शाहरुख का आइडिया ज़बरदस्त है। शहीद शादी जैसा मार्का पहले शाही के सर हरगिज़ नहीं करने देगा। वो बोली थी। इस आइडिया में मेरा पहला फ़ायदा तो शाही का ही हासिल हुआ। काया आदमी है वो। शम्स के कहने पर सिद्रा एक बार फिर हंस पड़ी थी। मुस्तरिब नज़रों से सारा ने इसके बर्फ़ की तरह सफ़ेद और नकाहत ज़रा चेहरे को देखा था, और फिर मध्यम आवाज़ में से पुकारते हुए इसके सर्द हाथ को थामा। इसकी ज़िंदगी से खाली बेरौनक आंखों ने सारा के दिल की हालत अजीब कर दी, मगर वो फिर भी लबों पर मुस्कुराहट सजाती इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्यों जीने की ख्वाहिश से मुँह फेर ली? इतने मोहब्बत करने वाले रिश्तों को क्यों अजियत से दो चार कर रही हो?
वो मध्यम लहजे में बोलती इसकी बंद आंखों को देख रही थी। जब जीने की ख्वाहिश बाकी न रह जाए तो इंसान बेहिस हो ही जाता है। किसी खाई से ज़ैनब की आवाज़ उभरी थी। बोझ बन गई हूँ मैं खुद से जुड़े हर रिश्ते पर। मेरा झुलसा वजूद इससे पहले कि खुद मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए। तुम दुआ करो मुझे निजात मिल जाए। खुदा ना करे। सारा धक से रह गई। इतनी मायूसी ज़ैनब, इतनी बेजारी। इसकी बंद आंखों से गिरते गर्म कतरे सारा को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। तुम तो खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना, और वो कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, इसका अंदाज़ा भी तुम नहीं लगा सकती। मगर मैंने देखा है वो इब्लीस बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा, जो नुकसान तुम्हें पहुंचाना चाहता था, किस तरह नाकाम होकर अब लाचार पड़ा है। और तुम्हारे चेहरे पर एक खराश तक नहीं आई। ज़ैनब, इस मेहरबान हस्ती का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज तक नहीं है। तुम्हारे ये ज़ख्म भी वक्त के साथ मंदविल हो जाएंगे। ज़ैनब, क्या अब तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह कितनी मोहब्बत रखता है तुमसे? तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला स्याह धब्बा लगा चुका है अपने चेहरे पर, और तुम कितनी मोहब्बतों, कितनी दुआओं में घिरी हो। किस तरह उसने तुम्हारी निगहदाश्त की है, महफूज किया, सुरखरू किया। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ? क्या वो तुम्हें अपनी शहरक के करीब महसूस नहीं हुआ होता? ज़ैनब के चेहरे के गिर्द हाथ रखे हुए उसकी साख नज़रों में देखती बोलती चली गई। खामोशी के साथ वो ज़ैनब की सिसकियाँ सुनती रही और फिर धीरे से इसकी भीगी आंखों और तर चेहरे को साफ किया। जानती हो, आतिफ तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। रोज़ वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, मगर यहाँ आते हुए झिझकते हैं। इसके हाथ की पुष्ट को सिलाते हुए सारा ने मध्यम आवाज़ में बताया। वो फ़ोन पर तुम्हारी खैरियत तुमसे दरियाफ्त करना चाहते कि तुम इनसे बात करोगी? सारा के सवाल पर इसकी बेयकीन नजरें गर्म सियाल से धुंधलाने लगी। मुझे इनके तर्स की ज़रूरत है, ना हमदर्दी की। वो लरजती आवाज़ में बोली। ऐसा मत कहो ज़ैनब, वो बहुत, मुझे इनका जिक्र नहीं सुनना। आंखें बंद करते हुए इसने सारा को रोक दिया। मैंने तुमसे कहा था कि इनके लिए जिन जज्बात का इजहार तुमने किया, एक दिन तुम्हारे लिए वो भी कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार करेंगे। तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मेरी पेशन गोई किस कदर दुरुस्त साबित हुई? सारा के सरगोशियाने लहजे पर ज़ैनब ने चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया, जिस पर सारा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। बस अब जल्दी से इस हॉस्पिटल से निकलो, कोई बहुत बेचैनी के साथ दिन गिन गिन कर तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। इसके मुस्कुराते लहजे पर भी ज़ैनब ने इसे नहीं देखा। आवाज़ लगाने पर वो ऊपर जाते हुए इस जानिब मतवज्जा हुआ और बस एक नज़र इस पर डाली, जो इसकी जानिब देख भी नहीं रही थी। अरे पकड़ के लाओ इसे, इतनी मेहनत की है मैंने इसकी सड़ी शक्ल पर। शाहरुख से कहते हुए इसने सारा को घूरा था। इन्हें पकड़ कर लाने से बेहतर है कि इसको ही ऊपर ले जाऊँ इनके कमरे में। शाहरुख के मशवरे पर बस इसे नागवारी से देख कर रहेगी। अंधेर मची है क्या? लाखों रुपए खर्च करो पहले, फिर मैं खुद इसे लेकर जाऊंगी इसके कमरे में। इतनी बड़ी रकम तो मैरिज हॉल वाले भी ही ले लेंगे। बोलते हुए मोमो ने खिलखिलाकर सारा के बिगड़ते चेहरे को देखा। इतनी रकम खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा तो इतनी रहमदिल है, ऐसे ही पहुंच जाती है इनके कमरे में गुलाब जामुन लेकर। वो मुस्कुराते हुए सारा को देख रहा था, जिसके चेहरे का रंग ही बदल गया। अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था यार। वो बिगड़े अंदाज में खामोशी से जा रही थी जब शाहरुख फौरन ही इसे रोकने के लिए इसका हाथ पकड़ा था, और इसके साथ ही सारा की चीख बुलंद हुई। बेटा आज तू गया, अब तुझे कोई मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। कलमा पढ़ने का वक्त भी नहीं दूंगी। मोमो गुराती भी आगे बढ़ी। राना भाई, तुम्हें कसम है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो। इसके हाथों से बचते हुए शाहरुख खड़ा था। क्या कर रही हो तुम? फिर दौड़ा पड़ गया कि तुम्हें? कमरे से बाहर आते हुए शम्स ने नागवारी से मोमो को देखा। बड़े भाई, आज दरमियान में नहीं आना, मैं बता देती हूँ। आज ये नहीं बचेगा, आज तो मैं इसे अधेड़ कर ही दम लूंगी। शाहरुख का कॉलर अपने कब्जे में लिए वो बिगड़ कर शम्स से बोली। अरे छोड़िए, हमें शर्म तो आती नहीं है दिन दहाड़े मर्दों के कपड़े खींचते हुए। एक झटके से अपना कॉलर छुड़ाते हुए शाहरुख बिगड़ा था। मेरा दिमाग मत घुमाना शाहरुख, मैं बता रही हूँ। दोबारा मेरे सामने हरकत की तो उधेड़ डालूंगी। वो कुसीले अंदाज में शाहरुख को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली। बात सुनो, वो कि तुम्हें तो कोई रजाई गद्दा नजर आता जो उधेड़ डालोगी? रोश में हो या नहीं? शम्स से घिरका था। बड़े भाई, ये जो कह रही है ना, इसे करने दे, और आप भी देखें। चलो भाई आ जाओ मैदान में। शम्स को मैं खातिब करते हुए शाहरुख ने इसे दावत दी। अरे जा, मुंह ना लग मेरे। नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए मोमो ने नागवारी से सर झटका। तुम्हारे मुंह लगना भी कौन चाहता? आ जाओ, आज तो कर ही दो मेरा तिया पांचा। शाहरुख सीना ठोंक कर चैलेंज करता इसकी तरफ बढ़ा। बड़े भाई आप समझा लो इसे, वरना। मोमो ने बुरी तरह खोलकर शम्स को मुखातिब किया। अभी ने क्यों ला रही हो दरमियान में? शाहरुख ने इसे घूरा। दूसरी जानिब सारा ने मुस्कुराते हुए शम्स को देखा, जो मुस्कुराते हुए इन दोनों को ही देख रहे थे। अब खड़ी घूर क्या रही हो? आओ उधेड़ो मुझे शक्ल, जाकर पहले आईने में देख लो नफसियाती। शाहरुख ने इसे घूरा। सुन रहे हैं, नफसियाती बोल रहा है मुझे। अभी मैंने कुछ कह दिया तो आप सबको आग लग जाएगी। मोमो ने भड़क कर शम्स को देखा। कोई गलत बात नहीं की इसने, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुस्कुराहट छुपाए हुए इत्मीनान से बोले। जा रही हूँ मैं, शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। 2 दिन ही नजर आऊंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएंगे सबके। शदीद नाराज़गी के साथ तनफन करती वो आगे बढ़ गई। बेटा तू बाहर तो आ जरा। जाते जाते वो जिस तरह चेहरे पर हाथ फेरते हुए शाहरुख को धमकाती हुई गई थी, बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसते हुए इसने शाहरुख के शर्मिंदा चेहरे को देखा, जबकि शम्स खुद भी मुस्कुराते हुए जाने के लिए पलट गए थे। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, ऐसे झगड़े करवाती रही ना तो साथ गुजारा मुश्किल है। मसनूई खफकी के साथ शाहरुख ने बताया। मुझे इल्ज़ामत तो तुम्हें ही शौक है इससे मार खाने का। वो मुस्कुराहट छुपाए बोली थी। हाँ ये तो है, कसम से मारने के लिए टच करती है तो रग रग में ज़िंदगी दौड़ जाती है। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, जबकि वो खुद भी एक बार फिर हंसी थी। ओए होए भाभी, क्या लग रही हैं आप साड़ी में, लश पश। वो अब सिद्रा की तरफ मतवज्जा हो गया, जो शरीक को गोद में उठाए कमरे से आ रही थी। मुझे छोड़ो, मेरे बेटे को देखो, लग रहा है ना पूरा चांद। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए सूटेड बूटेड शहरी का चेहरा इसके हाथ तरफ किया। अल्लाह माफ़ करे, रोता हुआ चांद, वो भी डिनर सूट में। इसके कोट की जेब में दूध की बोतल याद से रख दीजिएगा। शाहरुख ने हंसते हुए कहा था। कभी मेरे बच्चे की इज्जत मत करना। सिद्रा से घूरते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई।
ड्रेसिंग में रखी गुलाब की नाजुक मुंह बंद कली को उठाते हुए इसने साथ ही रखे इस खूबसूरत से कार्ड को भी उठाया। तुम और सूरज दोनों एक जैसे हो। दोनों आंगन में उतरो तो झिलमिल होने लगती है, दोनों की हिद्दत से दिल की बर्फ पिघलने लगती है। दोनों आंख की वुसअत से बढ़ जाते हो, दोनों आंख चिंधियाते हो, दोनों आग में झुलसाते हो। चंद लम्हों तक इस मानूस तहरीर को देखने रहने के बाद कुछ चौंकते हुए इसने सूरज से वो दोनों चीज़ें ड्रेसिंग की तलाश में रखी थी और भी पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। भाभी, इसने चलना कब से शुरू किया? खुशगवार हैरत के साथ सीधा से पूछते हुए इसने आगे बढ़कर शहरी को गोद में उठाया जो लड़खड़ाते कदमों के साथ इसकी तरफ आ रहा था। तुम्हें इससे क्या इतनी फुर्सत तो है नहीं कि तुम्हारे पास के मेरे बेटे की तरफ ही देख लो। नाराजगी से इसको घिरकते हुए वो ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। मैं ऐसे ही तो देखता हूँ, है ना शहरी? वह शहरी के चेहरे पर प्यार करते हुए से ही पूछ रहा था। आप कहीं जा रही हैं क्या? वो इनकी तरफ मतवजा हुआ जो आईने के सामने खड़ी अधखुले बालों में ब्रश फेर रही थी। क्यों पूछ रहे हो? फौरन ही अब्रू चढ़ाकर वो आईने में इसकी अक्ल को घूर रही थी। क्योंकि आप घर में तो इस तरह नहीं रहती हैं, तो तुम नहीं रहने देते हो, तुम लोग नहीं रहने देते हो तो मुझे इस तरह। फौरन ही इसके तरफ पलटते हुए वो गुर्राई थी जिस पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ज़रा सी लिपस्टिक भी लगा लो तो सब मिलकर मेरा रिकॉर्ड लगा देते हो। देवन है तो क्या पता नहीं दुश्मन। इनके मजीद नाराज़ होने पर वो बेसाख्ता हंसा था। मैं कहाँ आपको कुछ कह रहा हूँ, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। वो बोला था। फुप्पो की तरफ। इनके घर में खुशी है तो जाहिर है जाना तो ज़रूरी है, वो बोली थी। अच्छा? एक तंजिया से मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखरी थी। लगता है आपकी बहन ने पप्पो के साहबजादे के लिए हाँ करके आपकी खुशियों को भी दोबाला कर दिया। खबरदार जो कोई फजूल बात की तुमने। सिद्रा ने फौरन इसे घूरा। खुशियाँ मेरी नहीं, पप्पो की दोबाला हुई हैं। एक तो ये आशिक की अपनी बीवी से सुलह हो गई है और वो अब इसके साथ ही है, और दूसरा ये कि आज अपने बच्चे का हकीका कर रहा है। दुनिया में रहो और कोई खबर तो तुम्हें कोई खबर हो ना तुम्हें। वो डपटने वाले अंदाज में बोली जबकि वो इनकी बात सुनते हुए चंद लम्हों के लिए दंग ही रह गया। और अब जरा तुम भी शराफत से मेरे मियाँ जी से सुलह कर लो। सीधे मुंह इनसे बात तक नहीं करते, दिमाग फिर गया ना तो इनका तो होश दुरुस्त हो जाएंगे तुम्हारे भी। इनके घिरकने वाले अंदाज पर वो खामोशी रहा। अरे ज़रा संभालो, ये तो तैयार हो गया मगर अभी इनके वालिद मोहतरम की तैयारियाँ बाकी हैं, मैं देख लूँ ज़रा जाकर। इनसे कहते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ गई। अभी तक एक टाई नहीं मिल सकी है तुम्हें। मेरे ही कामों के लिए हाथों में सुस्ती आ जाती है। वो इसके सर पर खड़े मुस्तकिल झल्ला रही थी जो मजीद बुखला गई थी। और ये तुम्हें मशवरा किसने दिया इस किस्म का वाहियात लिबास पहनने का? और कोई ढंग का लिबास नहीं था। वो मजीद इन पर गुस्सा हुए जो बार बार साड़ी की फाल में उलझी जा रही थी। दूसरी जानिब ड्रेसिंग के सामने खड़ी सारा ने हैरत से पलटकर पहले शम्स को फिर सिद्रा को देखा। ऑफ वाइट और सिल्वर इम्तजाज की साड़ी में बिलाशुबा वो गजब ढा रही थी और इस पर इनकी पुष्ट पर लहराते सीधे स्याह बाल। इस वक्त तो इनकी छवि क़यामत थी। बड़े भाई ज़रा ध्यान से देखें, भाभी इस ड्रेस में मिस एशिया पैसिफिक नज़र आ रही है। जूते पॉलिश करता शान डरते डरते इनसे इख्तलाफ कर ही गया। तुम भी ज़रा ध्यान से ही जूते पॉलिश करो वरना ऐसा ना हो कि यही जूता और नीचे तुम्हारा सर हो। इतना तो होता नहीं कि बड़े भाई का कोई काम बोले बगैर कर दो। सारे ज़माने के निकम्मे कामचोर मेरे घर में बड़े पड़े हैं। शान को बुरी तरह डांटते हुए ड्रेसिंग की तरफ बढ़े थे। तुम तो हट जाओ अब यहाँ से और सच सवर के जाओ ताकि तुम्हारी फुप्पो साहबा एक के बाद अब अपनी दूसरी नालायक औलाद के लिए तुम्हारे नाम की माला जपना शुरू कर दें। इनके घिरकने पर वो फ़ौरन ही आईने के सामने से हट गई। वैसे तुम्हारी फुप्पो के पास भी बड़ा टाइम है, बगैर किसी ब्रेक के लड़कों की लाइन लगा रखी है इन्होंने। परफ्यूम का स्प्रे खुद पर करते हुए जिस तरह बोले वो तो बमुश्किल ही हंसी रोक सकी, मगर शान की हंसी बुलंद हुई थी जिस पर सिद्रा को आग ही लग गई। क्या बोल रहे हैं आप? बुजुर्ग खतून हैं, इन्हें तो बख्श दें। वो शदीद नाराज़ी से इन्हें देखते हुए करीब आ रही थी। वो खुद भी मुस्कुरा रहे थे मगर दरवाजे की सिमत निगाह जाते ही संजीदा हो चुके थे। शहरी को गोद में उठाए अंदर आते हुए बस एक निगाह गलती इस पर डाली जो अपना सियाह झिलमिलाते तो पट्टा संभालती नजर झुकाए बाहर निकलती चली गई। टाई बांध रही हो या मेरी गर्दन में फंदा डाल रही हो? वो ख्वामखा सिद्रा पर भड़के थे। भाभी अब इसे संभाले, मैं टाई बांध देता हूँ। शहरी को सिद्रा के हवाले करते हुए इसने टाई इनके हाथ से ले ली थी। रहने दो, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। नागवारी से रोकते हुए शम्स ने इसके हाथ से टाई लेना चाहिए जो कि इसने नहीं दी। बड़े भाई छोटे को ये काम करने दे वरना आज आपके ससुराल में भी सबको पता चल जाएगा कि आपको टाई बांधनी नहीं आती। कमरे से बाहर निकलते शान की हिदायत पर वो मुस्कुराते हुए इनके करीब हुआ। मैं मना कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? सख्ती से वो इसे रोकते हुए बोले मगर वो ज़रा भी परवाह किए बगैर टाई बड़े माहराना अंदाज में बांधना शुरू कर चुका था। अलबत्ता मुस्कुराती नज़रों से इनके नाराज़ चेहरे को देख रहा था। क्या देख रहे हो इस तरह? जहर लग रहे हो इस वक्त मुझे। वो नागवारी से टोक गए। आपको देख रहा हूँ, ये दिन ब दिन निखरते क्यों जा रहे हैं आप? मुस्कुराहट छुपाए हुए इनसे पूछ रहा था। दूसरी जानिब वो चंद लम्हों के लिए इसके चेहरे को देखते रहे फिर बेख्तियारी से गले से लगा लिया। मुझसे नाराज मत हुआ करो यार, मैं दुनिया से क्या अपने आप से भी बेजार हो जाता हूँ। इसके बुश्त को धीरे से तपतपाते वो गहरे संजीदा लहजे में बोले थे। रात काफ़ी हो चुकी थी मगर नींद से खाली आंखों के साथ दरो दीवार तकते हुए पता नहीं वो किन सोचों में गुम थी। करीबी सोई हुई हनी के बारे में उंगलियां फेरते हुए वो चौंकी थी और फिर एकदम से उठकर तेजी से खिड़की की सिमत बढ़ी। ज़रा सा पर्दा सरकाकर इसने बाहर तारीकी में कुछ देखने की कोशिश की जहाँ वो ग्रिल बंद करने के बाद अब अंदर की सिमत ही आ रहा था। खिड़की से हटकर वो तेज़ कदमों के साथ दरवाजे की सिमत चलेगी। बस एक पल को ठिठक कर वो इसकी जाने में तवज्जो हुआ जो अचानक ही कमरे से बाहर निकल आई थी। अगले ही पल इस पर से नज़र हटाए आगे बढ़ गया। तेज़ कदमों से सीढ़ी चढ़ते वो बरवकत ही अपनी जगह पर रुका क्योंकि वो बहुत सूरत से सीढ़ियाँ चढ़ती इसके मुकाबले आ रुकी थी। खामोश नज़र से वो बस इसे देख रहा था जिसकी सांसें इस वक्त फूली हुई थी। दुपट्टा शाने से फिसल चुका था। चेहरे और गर्दन के गिर्द बालों की बेतरतीब लटें बिखर चुकी थी।
बहुत मध्यम रोशनी में लांबी पलकों के साथ इसके सभी चेहरे को कुछ और पुरअसरार बना रहे थे। दूसरी जानिब वो जैसे मुखातिब करना चाह रही थी, इसकी सुनहरी निगाहों में ज़्यादा देर तक देख भी नहीं सकी, सो एक बेबसी के साथ नजर चुरा गई, मगर फिर चौंक कर रेलिंग पर धरे अपने हाथ की जानिब देखा जिसके नीचे रखा। वो अपना हाथ धीरे से निकाल चुका था। मैं जानती हूँ तुमसे बात नहीं करना चाहते, मगर वो कतरा कर निकल रहा था तो इसने फ़ौरन इसके सीने पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा। चंद लम्हों तक वो इसकी नम आंखों में देखता रहा, फिर इसी खामोशी के साथ पीछे हटते हुए वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया, जबकि वो अपनी जगह साथ खड़ी ख्वाबनाक रोशनी में इसके गोल्डन ब्राउन बालों को खैराकुन चमक को देख रही थी। खामोशी बढ़ने लगी जब वो इसके झुके सर को देखते हुए करीब आ बैठी। तुमने कहा था तुम मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते, वो लरसती आवाज़ में बोली। ये सच है, मैं सिर्फ अपने आप से नाराज़ हूँ। इसकी जानिब देखे बगैर वो मध्यम सपाट लहजे में बोला। मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैंने जो कुछ कहा इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। लरसती आवाज़ में बोलते हुए इसकी आंखें पानियों से भरने लगी। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी है। मेरी वजह से अब तक तुम्हें क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा। कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि मैं आखिर क्यों अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा हूँ। मुझे कोई हक नहीं था कि तुम पर ज़िंदगी तंग करने का, मगर मुझे एहसास हो चुका कि वाकई मैं एक बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम मुझे अपनी हैसियत तो याद रखनी चाहिए थी। तुम्हारे लिए मेरे जैसा इंसान नहीं होना चाहिए, ऐसा इंसान जो चेहरा दूसरी जानिब फेरे। वो मध्यम मगर दर्जीदा लहजे में बोलते बोलते हुए रुका। तुम इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। तुम्हें वाकई मुझसे दूर ही हो जाना चाहिए। करीब रहकर तुम्हें मिला भी क्या सिवाय तकलीफ और अजियत के। तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, मगर बदले में मैं अब तक तुम्हें क्या दे सका हूँ। ऐसा मत कहो, तुम नहीं जानते तुमने मुझे क्या दिया। आंखों से गिरते गर्म कतरों के साथ वो लरसती आवाज़ में बोली। मैं खुद पर आई हर मुश्किल हर मुसीबत का मुकाबला कर सकती हूँ। मेरी वजह से तुम पर कोई आँच आई है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी वजह से इन्हें तुम पर हाथ उठाना पड़ा था। मेरी वजह से तुमसे इनकी मोहब्बत में कमी आ जाए, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे दूर हो जाऊँ, इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी भीगी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। हाँ, शायद सब कुछ ठीक हो भी गया, बस इतना हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक बार फिर तारीकी फैल गया, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया, ये काफ़ी होना चाहिए। इसकी जानिब देखे बगैर बस दर्जीदा लहजे में बोला। घुटी घुटी सिसकियों को रोकते हुए पेशानी इसके बाजू से टकाए साख्त बैठी थी। मैं जानता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मोहब्बत है जिसकी गहराई का अंदाज़ा शायद वो मैं भी नहीं लगा सकता हूँ। मगर मेरे पास वो लफ्ज़ भी नहीं है जिनका सहारा लेकर इस मोहब्बत का कोई यकीन मैं तुम्हें दे सकूँ। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझ पर से तुम्हारा एतबार ख़त्म हो चुका है, मगर मुझे अपने आप से बढ़कर तुम पर यकीन और हमेशा रहेगा। भीगे चेहरे के साथ वो एकदम ही बोल उठी थी और अगले ही पल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, मगर वह सरत से उठकर इसके मुकाबले आते हुए रास्ता रोक चुका था। दोबारा ये सोचना भी मत तुम पर से कभी मेरा एतबार ख़त्म हो सकता है। तुम नहीं जान सकती मेरे लिए तुम क्या हो। इसकी भीगी आंखों में देखते वो गहरे लहजे में बोला, जबकि रुकी हुई सांसों के साथ वो साख्त नज़रों से देखती इसकी आंखों से फूटती अलवाही चमक को देख रही थी। तुम जानती इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि किसी पहाड़ की ऊंचाई से गिरकर अपने वजूद का नामो निशान मिटा दूं, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी वजह से रो रही हो। इसकी पलकों पर अटके आंसू धीरे से समेटते हुए बोला था। इस शहर में अगर तुम्हें कोई पहाड़ मिल जाता तो फ़ौरन से पेशतर ये नेक काम कर लेना। खफगी के साथ वो बोलती सीढ़ियाँ उतरने लगी। दिल रखने के लिए इस नेक काम को अंजाम देने से रोक लेती। पीछे से उभरती इसकी नाराज़ आवाज़ पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई, मगर पलट कर इसे नहीं देखा था। एक तायराना निगाह इसने चार सिमत दौड़ाई थी। हर सिमत रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी। ज़मीन से लेकर आसमान की वसतों तक एक जश्न का सा समा बंधा था। एक तायराना निगाह इसने चार सिमत दौड़ाई थी। हर सिमत रोशनियाँ ही रोशनियाँ थी। ज़मीन से लेकर आसमान की वसतों तक एक जश्न का सा समा बंधा हुआ था। मबहूत कर देने वाली आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए इसने इश्तियाक भरी नज़रों से इस जानिब देखा जहाँ घर की सभी ख़वातीन जमा थी और ग्राउंड की तवील बाउंड्री पर सजे दिए रोशन कर रही थी। ये वसी खित्ता बकाए नूर बना हुआ था। लहराते आंचल आंखों को घेरा कर देने वाले चरागा खुशकपियों में मगन चहले करते हंसते मुस्कुराते चेहरों को मगौर देखती किधर है। बहुत मुतमिन और पुरसुकून ज़हनों दिल के साथ टहलने वाले अंदाज में आगे बढ़ते हुए एकदम ही इसके कदमों की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। ग्राउंड में इस वक्त घर के सभी बच्चे मौजूद थे और इन सब के दरमियान ही इसे नज़र आ रहा था, जिनकी से भरपूर मुस्कुराहट के साथ रोशनियाँ बखेरती फुलझड़ियाँ इसके हाथों में देते हुए इन्हें साथ साथ हिदायत भी करता जा रहा था। फुलझड़ियों की शरारों से फूटती रोशनियों में जगमगाते इसके चेहरे पर कुछ और भी था। एक पल के लिए सांसों को रोक देने वाला वो कोई नूर हो सकता था, सरता पा नूर ही नूर। यह शायद नूर इन आंखों में हो सकता था जो बहुत कहीं दूर से इस पर मरकूज थी, जिनसे अनजान वो मगन था। इसके कदमों की रफ्तार कम होते होते बिल्कुल साख्त हो गई थी। एकदम ही इर्द गिर्द से सब कुछ गायब होने लगा। रौनक चिरागा कह के हंसी खिलखिलाती आवाज़ें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हर सिमत बस एक बहुत मुहीब गहरा सुनाटा था और फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस खामोश हौलनाक सुनाटे में कुछ मध्यम आवाज़ें उभरने लगी थी। किसी की रुकती हुई सांसों के ज़ीरो बम, दिल को चीर देने वाली रौनक की आवाज़ें, बेबस अर्श तक जाकर टकराने वाली आहोजारियाँ अजियत से बुलंद होती, कभी मध्यम होती, करबनाक कराहें इसके इर्द गिर्द बिखर रही थी, गूंज रही थी। और बस वो एक ही मंजर बहुत सारे मासूम चेहरों के दरमियान इस वक्त इसके चेहरे पर ज़िंदगी मुस्कुरा रही थी। तकलीफ़ और अजियतों के सब्र आजमाई इम्तिहान आजमाइश के बाद धुलकर निखरती मुस्कुराती ज़िंदगी कितनी पुरसुकून और सहरंगेज़ हो जाती है।
वो अपनी नज़रें इस जानिब से हटा नहीं सकती थी। जाने कितने ही पल वो साख्त खड़ी रही। सर उठाकर इसने एक नज़र खुले आसमान पर डाली, जहाँ पूरा आसमान चाँद जगमगा रहा था। लातदाद सितारे स्याह आसमान की चादर पर टिके हुए टिमटिमा रहे थे। ज़मीन पर इस वक्त जितनी रोशनी थी, इससे कहीं ज़्यादा ऊपर आसमान पर फैली हुई थी। यकपयक भी मोतियों से सजा आसमान का थाल इसकी आंखों में धुंधलाने लगा। अगर इसे मुझ तक पहुंचना ही था तो इतनी अजियतों से गुजर कर ही क्यों? इसके दिल में होक सी उठी थी। पलक झपकते हुए इसने नमी को अंदर उतारने की कोशिश की और एक बार फिर नजरें इस मंजर पर जमा दी। काश तुम भी इनकी जमात में से होते, जो इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे और जिन पर कौम लूत के मर्द उमड़े चले आए थे, इन्हें अपने खिलाफ फितरत शेर का शिकार बनाने। वो कौम जिसने जिन्स परस्ती और बेरारवी इख्तियार कर ली, जिनके नफ्स ने इन्हें इतना अंधा कर दिया मगर इनके नापाक इरादे मिट्टी में मिल गए। वो फरिश्ते तो अल्लाह का अजाब इस गलीज़ बीमारी में मुब्तला कौम पर नाजिल होने की खबर लेकर आए थे। और फिर क्या हुआ? और जो हुआ इसकी गवाही मुकद्दस किताब में मौजूद है। इस कौम की बस्तियां उलट दी गईं। अल्लाह का कहर इन पर नाजिल हुआ। आसमान से गिरने वाले पत्थरों में इनके अंदर बाहर की गलास्तिन दफन हो गई। मिट गई सफ़ा हस्ती से वो कौम जिसने ऐसे गलीज़ फेल का इर्तिकाब रवा रखकर सबूत दिया कि वो इंसानियत के मुकाम से गिर चुके हैं। बहुत पस्तियों में अल्लाह ने इस कौम को क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना डाला, मगर अब एक बार फिर इस गलीज़ बीमारी और बेरारवी के आसार जन्म ले चुके हैं और उबरते ही जा रहे हैं। तुम कोई आसमान से उतरे फरिश्ते तो नहीं थे जो इस गलीज़ फेल का इर्तिकाब करने वाले शैतान की शैतानियत के शर से महफूज रहते। तुम फरिश्ते हो सकते हो मगर आसमान के नहीं, इस ज़मीन के। शायद इसीलिए तुम इस शैतानियत का शिकार हो गए। क्या एक बार फिर आसमान से पत्थरों की बारिश होगी इस नाफरमान कौम की तरह? क्या फिर इस दर्द के इंसानुमा शैतानों को आसमान की ऊंचाई से नीचे गिराया जाएगा? ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इस गुनाह के मुर्तकिब होने वालों का क्या अंजाम होगा। किसी की अब्रू को पैरों तले रोंदने वाले अगला सांस तो किस तरह ले सकते हैं? अब्रू को औरत या मर्द के पलड़े में नहीं रखा जा सकता कि अब्रू तो बस अब्रू होती है। अब्रू हर इंसान की अब्रू बेमोल होती है, अनमोल होती है। अरे मेरे परवरदिगार, हर बाइस्मत औरत की असमत को बुरी नज़र से भी बचाए रख और मर्दों की भी। तेरी अता करदा एक यही चीज़ तो इंसान अपने साथ लाता है और अपने साथ ही ले जाता है। बाकी सब तो फना हो जाने वाला है। गूंजने वाले पटाखों में के साथ बुलंद होते शोर की आवाज़ों पर वो एकदम ही चौंक कर वापस इस माहौल में आई जहाँ ज़िंदगी जाग रही थी। एक गहरा सांस लेकर इसने बोझल होते दिल को संभाला और फिर अपने इर्द गिर्द नज़र डालते वो इस जानी पढ़ना चाहती थी जहाँ वो सब लड़कियाँ अपने दिए रोशन करने में मसरूफ़ थी। 2 कदम बस जानी बड़ी मगर फिर बुलंद पुकारती आवाज़ पर रुककर पहले दूर ग्राउंड की सिम नज़र डाली और इसके बाद गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा जहाँ काफ़ी फासले पर शान अपने चंद कज़न्स के हमरा खड़ा था। शेष के पुकारने पर वो भी इस जानी में तवज्जो हुआ मगर फिर एक नज़र सारा पर डालने के बाद दोबारा अपने कज़न्स की तरफ मुतवज्जो हो गया, जबकि सारा ने हैरत से शान को देखा जिसने अपने नाम की पुकार सुनने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स शहीद को नहीं दिया। हैरानी के साथ इसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर शहीद की जानिब देखा जो अब फिर मजीद बुलंद आवाज़ में शान को ही पुकारा था। इससे पहले वो शान को अपनी तरफ मुतवज्जो करती दोबारा बुलंद होती पुकार पर शान नब्बे डग भरता है इसकी तरफ आने लगा। तुम्हें इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? करीब आते वो झल्लाए हुए अंदाज में सारा से बोला, जबकि वो मजीद हैरान हुई। कम सुनते हो क्या? वो तुम्हें आवाज़ लगा रहा है और तुम सुनकर भी अनसुनी कर रहे हो। जाओ, इसके तो हरक में खराशें पड़ गई होंगी। वो खश्म की नज़र से देखते बोली, मोहतरमा मुझे सुनाई दे रहा है मगर वो मुझे पुकारे हैं, मगर तुम्हें तो लगता है दिखाई भी नहीं दे रहा। इनकी आवाज़ सुन रही हो? बस ज़रा इनके इशारे और लिपसिंग पर तो गौर कर लो। वो उनसे बोला, क्या बोल रहे हो? सारा को समझ नहीं आई इसकी बात। अहमक खतून, अगर तुम्हारे पीछे इस वक्त मेरी जगह बड़े भाई के अलावा कोई भी बंदा मौजूद होता तो इसी बेबास लगाकर तुम्हें अपनी तरफ मतवज्जा करते। अब इतना लाउड स्पीकर खोलकर सारा तो पुकार नहीं सकते, वरना बड़े भैया तुमसे पहले इनके सर पर पहुंच जाएंगे। शान ने जिस तरह सर पीटते हुए तफसील बताई, वो बेसाख्ता हंसते हुए ग्राउंड की सीन पलटी जहाँ वो अब कुछ खशमगी अंदाज में सर चटकते हुए ज़ेरे लब कुछ कहता आगे बढ़ चुका था। अब ये लिपसिंग भी समझ आई है तो बता दो, मैंने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इस पर से नज़र हटाते हुए शान से पूछी, ये वाली गुस्ताखाना लिपसिंग में तुम्हें नहीं समझा सकता क्योंकि ये ख़ास मेरे लिए थी, इसलिए तुम बेफिक्र हो। मुस्कुराते हुए बोला, मगर फिर भी मैं जानना चाहती हूँ वो क्या बड़बड़ाता हुआ गया। वो बस थी जानने के लिए। ज़ातियात पर हमला कर दिया उन्होंने। कुछ पूछकर मज़ीद शर्मिंदा कर रही हो? क्यों पूछकर मज़ीद शर्मिंदा कर रही हो मुझे? चली जाओ। वो जिस तरह बोलते हुए गया था, सारा बेसाख्ता हंसते हुए इसकी जानिब बढ़ गई जो इसे मेन गेट की सिम जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अध खुले हनी गेट से बाहर निकलते हुए सारा ने हैरत से इसकी पुश को देखा जो टहलते हुए आगे जा रहा था। इस पर से नज़र हटाकर सारा ने बाएं जानिब डाली। एक तवील खामोश सड़क धुंध में लिपटी दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। शांतने से फिसलती शाल दुरुस्त करते हुए वो दाएं जानिब इसकी सिमती कदम बढ़ा रही थी। मानूस कदमों की चाप पर वो रुककर इसे ही देख रहा था जो मैरून शाल चेहरे और जिस्म के गिर्द लपेटे मुस्कुराती नज़रों से इसे ही देखती करीब आ रही थी। नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी ये साल बहुत मुबारक और होगा इंशाल्लाह। जवाब में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी और फिर इसके हमराही कदम आगे बढ़ा दिए। चंद लम्हों तक की खामोशी के बाद भी इसकी जानिब मतवज्जो। तो मैं और सूरज दोनों एक जैसे हैं, दोनों आग में झुलसाते हैं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो इसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। जवाब ने एक छेपी हुई मुस्कुराहट के साथ सारा ने इसके चेहरे से नज़र हटाई। खुश नसीब हो कि इस दुनिया में एक लड़की तो है जो तुम्हारी शान में कसीदे लिखती है, वरना तुमने तो कभी भूले से भी मेरी किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं की आज तक।
वो शिकायती लहजे में बोली, मगर मैं किस चीज़ की तारीफ़ करूँ? वो बिना सोचे समझे ही बोल गया, जिस पर वो एकदम ही रुक गई थी। यानी मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी तारीफ़ भी तुम कर सकते हो? वो शदीद नाराज़ी से पूछ रही थी, जबकि वो गड़बड़ा ही गया। दूसरी जानिब वो इसी नाराज़ी से देखते हुए आगे कदम बढ़ा गई। पता नहीं वो कौन से मर्द होते हैं जो अपनी मनचाही औरत की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के खिलाफ़े मिला देते हैं। सामने देखते हुए मज़ीद नाराज़गी का इज़हार करी थी। अब ये शिकायत करके तुम ज़्यादती कर रही हो। चंद लम्हों तक खामोशी से तुम्हें देखता रहूँ तो भी तुम नाराज़ होती हो। अगर तुम्हारी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे बनाना शुरू कर दो तो मुझे खौफ होता है कि आसमान पर मेरी जगह कहाँ होगी, क्योंकि ज़मीन पर तो मुझे तुम रहने नहीं दोगी। इसके खफकी से कहने पर सारा ने हैरत भरी नज़रों से देखा और अगले ही पल खिलखिलाकर हंसती चली गई। सड़क पर फैले सकूत को तोड़ती इसकी खूबसूरत हंसी की खनखनाहटें समातों पर खुशगवार तासुर छोड़ रही थी। कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये रात। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए बोली, तारीकी है मगर रोशनी भी है, खामोशी भी और आवाज़ें भी, और मैं भी हूँ और तुम भी हो। इसके दरमियान में धीरे से कहने पर वो सारा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा मगर खामोश रही। सुना है तुम्हारी शादी होने वाली, फिर क्या तुम मुझे भूल जाओगी? वो पूछ रहा था, जिस पर सारा ने एक नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डाली। देखो, अगर मेरे शौहर बहुत अच्छी नेचर का साबित हुआ तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना दूसरी सूरत में माजरत। वो हल्की से खुद के साथ साफ गोई से बोली, मैं भी तुमसे कुछ ऐसी ही माजरत करने वाला था। इसके फ़ौरन ही कश्मीरी लहजे पर कहने पर मुस्कुराई। वैसे मुझे पता तुम्हारी बीवी हरगिज़ भी तुम्हें कहीं और देखने नहीं देगी। वो मुस्कुराहट दबाए बोली, और मुझे भी ये यकीन है कि तुम्हारा हस्बैंड अपने अलावा तुम्हें और किसी की तरफ देखने भी नहीं देगा। वो पूरी यकीन अंदाज में बोला, हाँ मुझे मालूम है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही कोई बददिमाग किस्म की चीज़ होगा। सारे ने फ़ौरन तस्दीक कर डाली। क्या मतलब है तुम्हारा? शहीस ने चौंकते हुए खश्मगी नज़रों से देखा। वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। इसके चेहरे को देखते हुए वो हंसी थी। बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारा हस्बैंड कितना बददिमाग है, सब्र कर जाओ। आंखें सुकेड़े से घूरते हुए धमका रहा था, जबकि वो मज़ीद खुलकर हंसी थी। और कितना चलना, वापस चले? सामने सड़क पर नजर दौड़ाते हुए बोली थी। क्यों, तुम्हें कोई खौफ महसूस हो रहा है? कदम रोकते हुए इससे पूछ रहा था। नहीं, तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज़ से खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे साथ अगर मैं सारी रात भी सड़क पर चलती हूँ तो यही चाहूँगी कि कभी ना ये रात ख़त्म हो और ना ही इस सड़क का इख्तिताम हो। मुस्तकम लहजे में बोलते हुए सारा ने इसके चेहरे को देखा। इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? इसकी इसी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। हाँ, इतना कि तुम्हारी सोच की हद भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इसके कतई लहजे पर वो चंद लम्हों तक इसकी आंखों से झलकती सच्चाई को देखता रहा था और फिर एक गहरा सांस आज़ाद करते हुए इसके चेहरे पर नज़र हटा ली। तुम जानती हो ये सड़कें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वापसी के लिए पलटते हुए बोला था। शायद इसलिए कि सड़क से मैंने दूसरा जन्म लिया था। रात के इसी पहर मुझे किसी खामोश सुनसान सड़क पर चलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे इससे एक उन्स, एक अपनायत सी महसूस होती है। मैं इसकी सांस से सुन सकता हूँ। क्या तुम यकीन कर सकती हो ये सड़क सांस लेती है? इसके मध्यम मगर अजीब से लहजे पर वो दंग नज़र से बस इसे देख रही थी। मैं जानता हूँ कि ये एक नाकाबिले यकीन बात हो सकती है, मगर मेरे लिए ये चीज़ हैरत अंगेज़ नहीं है। इस वक्त भी मैं चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों के नीचे ये कोलतार की सड़क सांस ले रही है। मुझे ये अपने अजीब से रिश्ते का एहसास दिला रही है। इस सड़क ने शायद पहली बार किसी इंसान के ज़ख्मों से चूर वजूद को अपनी आगोश में लिया होगा, और वो वजूद मेरा था। दूर तक जाती धुंध में लिपटी सड़क को देखते हुए वो इससे मुखातिब था, जब और इसके संजीदा चेहरे के तासुरात को देख रही थी। पता है, इस सड़क ने मुझे बहुत कुछ दिया, नई ज़िंदगी, नई रूह, नया आसमान, अपनी ज़ात की पहचान और भी बहुत कुछ। और इसी बहुत कुछ में सबसे ज़्यादा अहम और कीमती मुझे इस सड़क से जो मिला है वो तुम हो। सामने से नज़र हटाकर अब सारा के चेहरे को देख रहा था। हाँ, ये तो सच है। ये सड़क ही मुझे तुम तक ले गई थी और फिर तुम्हारी मोहब्बत तक। इसी सड़क ने मुझे तुम्हारे लम्स से, तुम्हारी कुर्बत से रोशनास करवाया था। मेरे बेयार मददगार वजूद की अपनी आगोश से तुम्हारी बाहों में मुंतकिल कर दिया था। मैं आज भी सड़क के वस्त में रुककर आंखें बंद करता हूँ तो ये मुझे वहीं इन्हीं लम्हात में ले जाती है। बंद आंखों से मैं तुम्हारे लम्स को, तुम्हारी खुशबू को पहचान सकता हूँ। अपनी माँ के बाद मैंने इस रात पहली बार किसी औरत के वजूद को अपने इंतहाई करीब महसूस किया था। इतना वक्त गुजरने के बाद भी मैं अब भी अपने वजूद के हर इस हिस्से में तुम्हारा लम्स महसूस कर सकता हूँ जहाँ तुमने किसी मसीहा की तरह अपने हाथ रखा था। मेरे कान की लो इस वक्त भी तुम्हारी सांसों की हिद्दत को महसूस कर रही है जिसे इस रात महसूस की थी। मैं आज तक इस पानी का जायका नहीं भूल सका जो इस रात मैंने तुम्हारे हाथों से पिया था। मैं इस कैफियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो इस रात तुम्हारी गोद में सर रखे मैं महसूस कर रहा था। दोबारा तुमसे मिलने तक मैं इन सभी एहसासात के साथ तुमसे मुलाकात का मुंतज़िर रहा था, बावजूद इसके कि इस वक्त तुम ही नहीं बल्कि अपने आप से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं था। क्या तुम यकीन करोगे कि मैंने अब तक तुम्हारी वो शाल संभाल कर रखी हुई है? कि एकदम ही कहते हुए इसने सारा की जानिब देखा जिसकी आंखों में शदीद हैरानी से दिखाई दे रही थी। मैं अभी तुम्हें यह बात नहीं बताना चाहता था, मगर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए वो रुका, जबकि इसके रुकने पर वो खुद भी रुककर सवालिया नज़रों से देख रही थी। एक बात पूछूं तुमसे? वो बगौर इसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। दूसरी जानिब वो बस इन्हीं खामोश सवालिया नज़रों से देख रही थी। मैं तुम्हारे करीब आया था, ये तुम मेरे करीब आई थी। इसके गहरे लहजे से ज़्यादा इसके गहरे सवाल पर वो बस एक पल को उलझी, मगर फिर हल्का सा मुस्कुराई। ना तुम मेरे करीब आए थे, ना मैं तुम्हारे करीब आई थी, बल्कि जो ऊपर आसमानों पर मौजूद है ना, वो हमें एक दूसरे के करीब लाया था, हमेशा के लिए। इसके मुस्तहकम पुर यकीन लहजे पर शेष ने इसके चेहरे से नज़रें हटा ली थी, मगर फिर दोबारा इसे देखा है। तुमने कभी मुझसे ना कोई सवाल किया, ना कुछ पूछा, क्या आज भी कोई सवाल नहीं करोगी?
जबकि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम कोई सवाल करो, मध्यम लहजे में बोला। इस सफ़र के बारे में तुमसे क्या सवाल करूँ शहीस, जिस सफ़र में हर पल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब रही हूँ। इसके संजीदे लहजे में कुछ था जो कुछ बोल नहीं सका। मैं बस इतना जानती हूँ कि जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने जा रही हूँ वो मुझसे कई गुना बेहतर और अच्छा इंसान है। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ये काफ़ी से भी बढ़कर है मेरे लिए। बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए अटल लहजे में बोली, तुमने ये सब कुछ पहली बार मुझसे शेयर किया, मगर आखिरी बार भी, क्योंकि जो अटल है वो है, इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारी सड़क से जो ताल्लुक़ है वो मुझसे भी है, क्योंकि ये सड़क ही नहीं, इसी सड़क पर मैं और तुम भी सांस ले रहे हैं। मगर मैं इस सड़क पर रुककर बार बार पीछे नहीं देखना चाहती, तुम्हारे साथ इस सड़क पर चलते रहना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके मध्यम लहजे पर बस सात नज़रों से देखता ही रह गया। एकदम ही उभरती हल्की आवाज़ों पर सारा ने चौंक कर आसमान की तरफ नजर उठाई, जहाँ खुश रंग झिलमिलाते सितारे बिखर कर एक दायरे की शक्ल में आसमान पर फैलते जा रहे थे। सांस रोके वो इसके समान की जानिब थोड़ा ऊपर हुए सर को देख रहा था, जिसकी नज़रें झिलमिल करते आसमान पर मरकूज थी। सुरख सुनहरे बनफशी फूटते सितारों की चमक, इसके बदलते रंग इसके रुखसारों पर उतरे जा रहे थे। इन सितारों का अक्स इसकी स्याह आंखों की पुतलियों में ठहरने लगा। तेरी सूरत मेरी आंखों का सरमाया है, तेरे चेहरे से निगाह को हटाऊं कैसे। आसमानों पर फूटते बिखरते सितारों से नज़र हटाकर सारा ने इसे देखा, जो मबहूत खड़ा इसी की जानिब मतवज्जा था। यह आसमान आज कितना खूबसूरत लग रहा है, कुछ सहरंगेज़ कैफियत में मुझे मिलाते हुए चेहरे के साथ पूछ रही थी। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना कि पहली बार मुझे अपना ज़बर टूटा महसूस हो रहा है। गहरी नज़रें इसके चेहरे पर जमाए वो मध्यम लहजे में बोला। दूसरी जानिब एक झैंपी भी से मुस्कुराहट दबाते सारा ने इससे नजर चुराकर कदम आगे बढ़ा दिए। एक पल को रुककर शहीद ने मुस्कुराती आंखों से इसे देखा और फिर खुद भी आगे इसकी जानिब बढ़ गया। दूसरी जानिब सारा ने चौंक कर इसे देखा, जो इसके हम कदम चलते हुए धीरे से इसके पहलू में गिरे हाथ को अपने मजबूत पुरहिद्दत हाथ की गिरफ्त में ले चुका था। आज तो कम से कम तुमने मायूस नहीं किया, मेरे बोले बगैर ही ये काम कर दिया। शरारती सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए सारा ने इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ की सिमत इशारा किया। जवाबन शहीस ने एक बेसाख्ता झैंपी मगर दिलकश मुस्कुराहट के साथ बस इसके खिलखिलाते चेहरे को देखा। तवील स्याह चमकती सड़क के बोलते सुकूत में खिलखिलाती मध्यम सरगोशियाँ रक्स करती जा रही थी, जबकि आसमान पर फैलते सितारों की खैराकुन झिलमिलाहटें इस हद नज़र तक जाती सड़क को मज़ीद रोशन करती जा रही थी। दिसंबर की आखिरी सर्द रातों में सड़क हमेशा भीगी हुई थोड़ा ही होती है। नए साल की शुरुआत के साथ वो आतिफ और ज़ैनब को एक बंधन में बांधने की मुहिम मज़ीद तय कर चुकी थी। बिलाखिर आज घर के चंद बड़े, जिनमें सिद्रा और शम्स भी शामिल थे, ज़ैनब की तरफ बाकायदा मामला तय करने गए हुए थे। किचन में वो शहरी और हनी के साथ स्वीट डिश बनाने की तैयारी कर रही थी, जब मोमो की तेज़ तेज़ आवाज़ों पर इसे किचन से निकलना पड़ा। हैरानी से वो लाउंज का मंजर देख रही थी, जहाँ मोमो अखबार का रोल बनाकर पे दर पे शान पर बरसा रही थी। तुम जानती हो उस मासूम मीसने ने क्या गुल खिलाया, जिसके सामने ज़ुबान नहीं खुलती, इसे बड़े धड़ल्ले से शादी का पैगाम दे चुका है। कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से शान को घूरती हुई बता रही थी। हाँ, मुझे मालूम है आतिफ की अकेडमी की लिफ्ट काफ़ी काम आती है। शान को देखती हुए बेसाख्ता हंसी थी। ये अभी कल ही की तो बात थी। शान अकेडमी की लिफ्ट में अपनी तायाजाद रुमैसा के साथ फंस गया था। जाने लिफ्ट में क्या खराबी हो गई थी कि 1 घंटे तक वो दोनों लिफ्ट में बंद रहे, और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा शान ने उठा चुका था, ये जानते हुए भी कि मोमो और रुमैसा एक दूसरे की दुश्मन है। इन दोनों की झड़पें मामूल की बात थी, और जब से रुमैसा ने आतिफ की अकेडमी पढ़ाना शुरू किया था, तब से मोमो मजीद इसे खार खाने लगी थी, क्योंकि अक्सर वो शान या शाहरुख के साथ ही अकेडमी आती जाती थी। मोमो का आग पर लौट जाना हैरान कुन नहीं था। जब तुम्हें सब खबर होगी तो ये भी सुन लो, मैंने सीरियसली से प्रपोज़ किया, मैं इसी से शादी करूँगा। तुम मेरी खातिर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, शान लड़ने वाले अंदाज में बोला। लाडला हो रहा कति इकलौती औलाद, बड़े जतन से पाला तो बर्दाश्त कर लूँ इस नखरीली लागन को। मोमो तिल मिला उठी थी। ना करो बर्दाश्त से इस घर में आना है, देखता हूँ तुम कितनी दीवारें खड़ी करती हो। शान के चैलेंज करने वाले अंदाज पर सारा ने सूरत से मोमो को इसकी जानिब बढ़ने से रोका। बाद में मेरा तिया पांचा कर देना, पहले वो खुशखबरी तो सुन लो जो मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ। यकीनन ज़ैनब की तरफ से सब आ गई। जल्दी बताओ क्या खुशखबरी है, सारा बेताबी से बोली थी। खुशखबरी जरा दिल थाम कर सुनो, नेज़ा गर्दन के आर पार करूँगी तब कुछ फूटोगे। मोमो भुन बनाई थी। तुम्हारे भैया तुम्हारे रास्ते में आ गए, इनका निकाह पहले होगा। खश्म की नज़र से शान ने मोमो को देखा। क्या मतलब, सारा उलझी। मतलब ये कि आप दोनों की मतवक्का शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आगे धकेल दी गई है, और ये सब तुम्हारी काविशों का नतीजा। सारा को जिताने में मजीद धमाके करने का इरादा रखता था। अब देखूंगी तुम छोटे भाई के जलवे और भुनाए हुए घूमेंगे शाही साहब। इस्तज़ाई नज़र से इन दोनों को देखते शान वहाँ से गया। अब क्या होगा, शहीद तो मुझ पर ही भड़केगा। सारा का चेहरा फख था। मैं तो अपने भाई की खुशी में खुश हूँ। मोमो सब कुछ भुलाए चहकी थी। लाउंज में वो सोई जागी कैफियत में जब किसी ने इसके सर के नीचे से कुशन खींच लिया। हड़बड़ाकर उठती वो इसे देख कर रह गई, जो जारहाना कदमों के साथ वापस जा रहा था। सीढ़ियों के स्टेप्स पर बैठता वो इसे ही देख रहा था, शर्मिंदा चेहरे के साथ करीब आ रही थी। मेरी नींद उड़ाकर सो रही है सुकून से। आतिफ ज़ैनब एक ही रेट लगा रखी थी, और अब मैं भुगत रहा हूँ। मुझे क्या मालूम था कि इनके निकाह की वजह से हमारी शादी आगे बढ़ जाएगी। वो मुहिम बनाई थी। इस आतिफ को तो मैं किसी सूरत नहीं बख्शूंगा। कब तक छुपेगा, वो बिगड़ा था। ऐसा तो मत कहो, ज़ैनब की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए उन्होंने उजलत किया है। इन्हें भी ये पता नहीं होगा कि घर के बड़े ये फैसला करेंगे। घर में 2 शादियाँ हैं, इनसे पहले निकाह की तकरीब तैयारियों के लिए कुछ दिन का गैप तो चाहिए होगा। मुझे कुछ मत समझाओ, सारी रुकावटें सारे मसाइल मेरे रास्ते में आ जाते हैं। वो ज़िद होकर बोला। शहीस इतने इनसिक्योर क्यों नज़र आ रहे हो, कोई अंदेशा है दिल में? सारे ने बगौर से देखा। एक अरसे से बनते बिगड़ते हालात मेरा सांस लेते हुए वहम से सताने लगते हैं।
और फिर कल किसने देखी है, इसके लहजे में थकन थी। मगर हमारे पास आने वाले कल के लिए अच्छी उम्मीदें तो हैं, हालात कैसे ही क्यों ना हो रहे हो, हम आज भी साथ हैं। क्यों खुद को परेशान मत करो। आतिफ के सामने किसी नागवारी का इजहार मत करना। तुम्हें अपनी खुशी से पहले इनकी खुशी अजीज होनी चाहिए। वैसे भी दोस्त का हक पहले होता है। वो मुस्कुराते हुए बोली। शेष बस इसे देख कर रह गया। वसी सबसे ज़्यादा रोशनी से जगमगा रहा था। दोनों ख़ानदानों की तरफ से खास लोग ही मौजूद थे, लिहाजा सब्ज़े पर बिखरी रौनकें पुरसकून थी। करीब में जब इसकी फुप्पो अपने बेटों और बहुओं के अमरा शिरकत के लिए पहुंची तो इसके कदम ही ज़मीन में टिकने के लिए तैयार नहीं थे। अचानक रिसेप्शन पर उभरते शोर पर सब अपने कैमरे और मोबाइल कैमरे ऑन किए इस जानिब भागे थे। ढोल की कान फाड़ देने वाली आवाज़ों पर वो सब जाने रक्स की कौन सी फॉर्म का महज़ब लिबास में मलबूस इतना जोश और बलबला दिखा रहे थे। रक्स में मगन शाहरुख पर बारी सदके होती मोमो को वहीं छोड़कर वो इसकी तलाश में कुछ आगे बढ़ी, जिसे आज सारा दिन देखने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। इसका चेहरा दूर से शेष को देखते हुए खिल उठा था। ब्लैक और सिल्वर इम्तिजाज की स्टाइलिश सी शेरवानी ज़ेबतन किए वो सारा की तरफ मतवज्जा था और दंग ही रह गया। पहली बार इसने सारा को इतनी सही धज के साथ देखा था। इसके दिल का शूब को आंखों में उतारता हुआ बेइख्तियार खितानी पड़ा था। मगर सुर्ख होते चेहरे के साथ सारा फ़ौरन ही पलट कर इसकी निगाहों से हद से दूर भागी। फूलों के कंगन मोमो के हाथ में पकड़े वो हैरत से इन दोनों को देखती करीब आई थी, जो एक दूसरे को कच्चा निगलने के लिए तैयार खड़े थे। हमारी शादी आगे बढ़ गई तुम्हारे भाई की वजह से, मगर कोई दुख नहीं तुम्हें, शाहरुख किलस कर बोला। और तुम जो अभी ढोल की थाप पर बने हुए थे, कति अलबेली नागिन मोमो को राई, दिल पर पत्थर रखा हुआ। शाहरुख जिस तरह बोला सारा बेसाख्ता हंसी। गुस्सा बाद में कर लेना, पहले अपने हाथों से मोमो को एक कंगन बना दो। सारा ने कंगन शाहरुख को थमाए थे, जबकि मोमो ने फ़ौरन हाथ पुश पर कर लिए। पहन लो वरना सारा को पहना दूंगा, वैसे भी मेरा ध्यान तो पहले तुम पर से हट चुका है। क्या बोल रहे हो? सारा ने इसे घिरका था और फ़ौरन मोमो का हाथ पकड़ के सामने किया। तुम्हारे भाई जो मेरे साथ कर रहे हैं, गिन कर सारे बदले तुमसे लूँगा। कंगन इसे पहनाते हुए बाज नहीं आया। सारा सिद्रा की पुकार पर इनकी सिमट पड़ी। तुम सीधी सामने वाले रूम में जाओ, मैं आ रही हूँ, बहुत उजरत में बोली। क्या काम है यहीं बता दे, दूसरे रूम में ज़ैनब का फ़ोटो सेशन हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है। वो कोफा से बोली। तुमसे जो कहा है वो करो, फ़ौरन रूम में जाओ, मैं आती हूँ। सिद्रा के घिरकने पर नाचार वो मोमो के हमरा रूम की तरफ गई। रूम के ठंडे पुरसकून माहौल में मोमो तो आराम से सोफे पर निमजराज होगी, जबकि वह दीवार गिर आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लेने में मसरूफ़ होगी। तभी खिलते दरवाजे ने इसे चौंका दी, जबकि मोमो सूरत से सोफे पर उठी थी। शम्स को बड़े ताए और इनके साथ ही आते एक और बारिश बुजुर्ग को पहचानते हुए सारा को कुछ घबराहट हुई थी। ज़ैनब इस रूम में नहीं है, बोलते हुए सारा की आवाज़ हलक में फंस गई। जब शम्स के ताए ने इसके सर पर हाथ रखा, रूम के अंदर जाने किस की आमद हो रही थी। गायब दिमागी के साथ इसने शम्स को देखा, जो इसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा चुके थे। दंग नज़रों से वो सिद्रा को देख रही थी, जो एक दिल मिलाता सुरख दुपट्टा इसके सर पर डाल रही थी। ये सब क्या हो रहा है वो समझने से कासिर थी। एक का चेहरा तकते हुए इसका वजूद ग्लेशियर बनने लगा था। गहरे संजीदा माहौल में उभरती आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। ये सब आतिफ की ख्वाहिश पर हो रहा है, तुम बाद में इसकी खबर ले सकती हो, घबराओ नहीं बिल्कुल। इसके लरसते ठंडे पड़ते वजूद के गिर्द अपना हसार तंग करते हुए शम्स ने ढारस दी थी। बाहर नसब फुल स्क्रीन एक झमाके से रोशन हुई थी, सबको मतवज्जा करके, जहाँ निकाह की सारी कार्रवाई नशर हो रही थी। सारा की तरह घर के बाकी लोगों ने भी यह एक हैरानकुन सरप्राइज़ था। एक के बाद एक सब रूम की तरफ भागे। रूम खचाखच भर चुका था। शम्स क्या बोल रहे थे इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बार बार पलक की झपकती इस ख्वाब से निकलना चाहती थी। इसके कानों में सिद्रा की मध्यम सिसकियाँ पहुंच रही थी। धीरे धीरे इसका सुन होता दिमाग बेदार होने लगा। दिलो दिमाग उस रोनमा होने वाले सूरत हाल को कबूल कर रहे थे, मगर इसके वजूद की लर्जिश बढ़ती जा रही थी। भारी पलकों को हरकत देखकर इसने सामने आते निकाहनामे को देखा। आने वाले इस नए मोड़ पर गुजरती ज़िंदगी का एक एक पल किसी फिल्म की तरह इसकी नज़रों के सामने से गुजर रहा था। इसकी सांसें बेतहाशा फूलती जा रही थी। एक गुबार तूफान की सूरत में वजूद में गर्दिश करता जा रहा था। इसके कांपते हाथ में कलम आ चुका था। शम्स का मेहरबान हसार इस अपने गिर्द महसूस करते हुए सिद्रा की बढ़ती सिसकियाँ सुन रही थी। इसे बताया जा रहा था कि कहाँ दस्तक करने हैं, मगर इससे ये काम नहीं हो पा रहा था। इसका हाथ इस शिद्दत से कांप रहा था कि बिलाकर शम्स को इसके हाथ में रखना पड़ा। कैमरों की तेज़ फ्लैश लाइट्स में इसने साइन करने शुरू कर दिए। आंसू का रेला इसकी आंखों से बह निकला। इर्द गिर्द का होश नहीं रहा। शम्स के सीने में चेहरा छुपाए वो सारे बंद तोड़ दी थी। यहाँ अभी तक रोने धोने का सेशन चल रहा। रूम में दाखिल होते शाह ने हैरत से सारा और सिद्रा को देखा। दोनों बहनों से हम भाइयों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। बताऊँ अभी तुम्हें? आंसू साफ करते हुए सिद्रा ने शान को घिरका। फोटोग्राफर आ रहा है, छोटे भाई को बहुत मुश्किल से राजी किया यहाँ आने के लिए। शाह ने इतला देता हुआ गया। शेष के पहुंचने तक मोमो ने अपनी कज़न के साथ मिलकर इसके हुलिये को बेहतर किया, जो रो रो कर बिगाड़ चुकी थी। ना सिर्फ ये बल्कि इसका सुर्ख दुपट्टा भी सर पर बहुत खूबसूरती से सेट कर दिया गया। शईस अगर तनहा फोटो सेशन के लिए आता तो वो इतनी ज़्यादा नर्वस ना होती, मगर इसके पीछे इसके सारे कज़न्स का जुलूस भी चला है। वो तो नज़र नहीं उठा सकी थी, मगर शईस ने एक ही निगाह में इसके अनोखे पुरफसूल रूप को आंखों से दिल में उतार लिया। अपने कज़न्स के फिक्रों और बार बार मुदाखलत पर जहाँ शईस खुद भी बौखला गया, वहीं फोटोग्राफर के तेवर भी इस डिस्टर्बेंस पर बिगड़ने लगे। लिहाजा सारा के साथ सिर्फ 2 तस्वीरें बनाकर वो रूम से निकला तो पलट कर नहीं देखा। शर्म और हया सी गालिब थी कि सबके स्टार पर वो रूम से निकलने के लिए तैयार न थी। मोहम्मद तब का शम्स को ले आई। इनकी डांट सुनकर वो रूम से निकल तो आई, मगर अपनी पप्पो की फैमिली के दरमियान ही छुपी बैठी रही। दूर से वो देख सकती थी इस खूबसूरत मंजर को, जिसमें ज़ैनब बिल्कुल मुगलिया शहज़ादी लग रही थी, जबकि आतिफ की वजाहत भी काबिल दीद थी। वो दोनों एक साथ बहुत जच रहे थे। यकीनन वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे।
सर उठाकर इसने नफासत से सजे कमरे में नज़र दौड़ाई। कितनी बार मैं उस कमरे से गुजरकर स्टडी तक गई थी, मगर इस वक्त तो यहाँ सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। जहाँ तक अपना वजूद भी झुलसा वजूद, दिल में खुशी की एक रमक तक नहीं जागी। सिर्फ हमदर्दी और तर्स के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचना कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं थी। हमदर्दी की खातिर एक झुलसी लड़की को अपनी ज़िंदगी, अपने घर और कमरे तक लाकर शायद वो जन्नत हासिल करना चाहता था। इसका दिल मज़ीद बोझल होने लगा। मखसूस आहट ने इसकी वजूद की बर्फ़ की तरह सर्द और मुंजमद कर दिया। ये शख्स इसकी शदीद आरज़ू था, मोहब्बत का आसमां था, मगर वो खुद तो ज़मीन में धंसी हुई थी। अपनी ज़ख़्म खुर्दा रूह के साथ अब वो किस तरह इसकी तरफ माइल हो सकेगी जिसकी मौजूदगी से लाताल्लुक़ भी नहीं रहा जा सकता था। बहुत परेशान किया तुमने ज़ैनब। कोई औरत किसी अच्छे खासे मर्द की नींद, सुकून, चैन भी उड़ा सकती है। ये सब मुझे अफसानवी बातें लगती थी, मगर तुमने जिस तरह मेरी ज़िंदगी जीरन की है, इसके बाद अंदाज़ा हुआ कि कुछ तो हकीकत होती है जो अफसाना बनता है। पता नहीं वो शिकवा कर रहा था या नाराज़गी का इज़हार। ज़ैनब सर झुकाए साख थी। कितनी बार मैंने सारा के ज़रिए दरख्वास्त तुम तक पहुँचाई कि एक बार मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाओ, मगर शायद तुम्हारी नज़रों में मैं भी काबिलियत पार नहीं था। मैं जानता हूँ कि मेरी इस उजलत की वजह से तुम्हारे दिल में मेरे लिए शिकायतें बढ़ गई हैं। कम अज़ कम मुझे ये सुकून तो होगा कि मैं शिकायतें खुद तुम्हारे चेहरे पर पढ़ सकूँगा। संजीदा नज़रों से आतिफ ने इसकी झुकी पलकों को देखा। तुम्हें लगता है कि तर्स और हमदर्दी में कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला कर सकता है? वो इससे पूछ रहा था जो बुत की तरह बेहिस हरकत थी। तुम ये कहती हो कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, और मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। पहले मेरे इनकार या एतराज़ की वजह भी यही थी। जब तुमने मेरी हर कमी के साथ अपने दिल में जगह दी, तो फिर तुम्हें ये कहने का हक़ भी नहीं है कि तुम किस काबिल हो या किस काबिल नहीं। सख्तियाँ हर इंसान पर आती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद तरसी में मुब्तला हो जाए। किसी भी पर भरोसा ना रखे, अपनी ज़ात पर से भी एतबार ख़त्म कर दे। आतिफ के नरम लहजे पर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। नरमी से आतिफ ने इसके आंसू पोरों में सपेटे थे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा एतबार कैसे किया जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी ज़ात का खोया एतबार कैसे वापस हासिल किया जाता है। वैसे तुम मेरी काफ़ी नाअहल स्टूडेंट रही हो, मगर मजबूरी या जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। तुम्हारा दर्जा भी तो बढ़ चुका है। मुस्कुराते लहजे में बोला। झुकी नज़रों से ज़ैनब ने मुकम्मली खेस में जगमगाती रिंग को देखा। तुम्हारे सामने इस तोहफे की कोई अहमियत नहीं, मगर मेरे नज़दीक ये रिंग बहुत कीमती हो जाएगी जब ये तुम्हारे हाथ में होगी। आतिफ की गहरी नज़रें इसके चेहरे से फिसलती इसकी मेहंदी से सजे हाथों पर आ ठहरी। एक पल को रुककर आतिफ ने हैरत से देखा जो अपना हाथ पीछे सरकाती दुपट्टे के अंदर लेके। तुम चाहती कि तुम्हारे दूसरे हाथ में ये रिंग पहनाऊँ? इसकी घबराहट भांप लेने के बावजूद वो पूछ रहा था जो और बेसाख्ता इस वक्त मुस्कुराया जब वो दूसरा हाथ भी दुपट्टे में छुपा गई थी। इसके खौफ में मुब्तला वो किस तरह खुद को इससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके गले से लुत्फ़अंदोज़ होते आतिफ ने इसका हाथ धीरे से थाम लिया। जिसकी सांस रुक गई। वो रिंग इसकी उंगली में पहचान चुका, मगर हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे वाकई तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। इसके मध्यम पुरतपश लहजे में क्या कुछ नहीं था। ज़ैनब की धड़कनें रुकी थी, जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। देखा तुमने, तुम्हारे भाई ने मेरे भाई से किस कदर गठजोड़ करके हमें मक्खी की तरह निकाल फेंका। आखिर हमारी शादी भी तो इनके साथ ही होनी थी। बुरी तरह तिल मिलाती हुई शाहरुख से मुखातिब थी। अब मेरे कान भरने का होश आया तुम्हें? शाहरुख खुशमगी नज़र से देखा। कतई बेबी बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़्लाइट पकड़ के दुनिया में ही नहीं आए तुम। वो गुर्राई थी और चौंक कर करीब रुकती गाड़ी को देखा। कल निकाह हुआ और आज बिल्कुल ही दीदा हवाई होकर ले जा रहे हैं साथ महारानी को सैर सपाटों के लिए। मोमो ने जल भन कर शेइस को देखा जो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ ड्राइविंग सीट से उतरा। छोटे भाई, तुमने मेरी पुश्त पर खंजर घोंपा है। शाहरुख ललकार उठा। सीने में भी घोंप दूँ? शेइस ने नागवारी से देखा। अब इसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो बहुत मारूंगा। ओहो, आए बड़े मारने वाले। ये क्यों देखने लगा इस चुड़ैल को? मामा भुना कर बोली। ये लकब ना तो इसे मेरी तो सुबह इसे देखे बगैर नहीं होती। खिफ़त से बोलता शाहरुख करंट खाकर फ़ौरन इससे दूर भागा था तो चील की तरह इस पर झपटी थी। एक बार फिर शेइस ने इसे देखा जो मुस्तकिल विंडो स्क्रीन के पार देखती जाने कहाँ घूमती। कल से अब तक मैं हवा में उड़ा, तुम्हारे अलावा कुछ ज़हन में नहीं, और एक तुम हो के नाराज़ी से शेइस ने बात अधूरी छोड़ी। तुम जानते हो मेरी खुशी किस चीज़ ने गारत कर रखी है? वो मुस्तरिब लहजे में बोली। मैं जानता हूँ कि तुमने आज रज़ी को हमारे घर में आतिफ और शान के साथ देखा। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। वो आतिफ को शादी की मुबारकबाद देने आया था। इसके तो भाई भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वसीच होकर बोला। वो शख्स दुनिया भर में तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता फिरा और तुम्हारे ही घर में तुम्हारे भाइयों से हाथ मिलाकर बड़ी ढिलाई से सबको धोखा दे रहा है। तुम सबके सामने इसकी हकीकत फाश क्यों नहीं करते? तुम्हारी खामोशी से फ़ायदा उठाकर वो मज़ीद कोई नुकसान पहुँचा सकता है। वो परेशान होकर बोली। आखिर वो कब तक और कहाँ तक मेरे साथ गलत कर सकता है? मैं इसका पर्दा इस वक्त तक रखूँगा जब तक मुझ में स्टैमिना बाकी है। इसके नज़दीक किसी की इज़्ज़त नफ्स की अहमियत ना हो, मगर मेरे नज़दीक अहमियत है। मैं इसे सुधरने के मौका देना चाहता हूँ। पता नहीं तुम किस मिट्टी से बने हुए चिल्लाई थी। और ये बताओ, आखिर किस तरह तुमने आतिफ को ब्लैकमेल किया कि अपने निकाह से पहले हमारा निकाह करवाने के लिए डट गए? अचानक याद आने पर सारा ने इसे देखा जो पूरी शरारत से मुस्कुराहट के साथ इसे देख कर रह गया। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लैंडलॉर्ड को अगर तुम्हारे साथ मेरी गुमशुदगी का पता चल गया तो क्या सोचेंगे? वो बिगड़ी थी। इतनी बड़ी तब्दीली के बाद अगर इस वक्त तुम थोड़ी सी शर्म हया का दामन पकड़ कर खामोश हो तो क्या ये बेहतर नहीं? शेइस के खशमगी लहजे पर वो ज़ुबान दांतों तले दबाए शर्मिंदा होगी। लिफ्ट से हराते जाते इसने हैरत से तवील रोशन कॉरिडोर को देखा। क्या हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं?
इसके तेज़ कदमों का साथ देती वो पूछ रही थी मगर जवाब नदारी था। अपार्टमेंट का लॉक खोलकर शईस ने से अंदर जाने का इशारा किया, मगर वो मशकूक नज़रों से देखती फ़ौरन पीछे हटकी। नाचार शईस को खुद इसका हाथ थाम कर अंदर ले जाना पड़ा। ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ कौन? हैरत से दर दीवार का जायजा लेती वो रुकी थी। शईस, तुम्हें अपार्टमेंट बहुत पसंद है, ये तुम्हारा है? वह तो खुशी से उछल पड़ी। मेरा नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा है। मुस्कुराती नज़रों से शईस ने इसके जगमगाते चेहरे को देखा। सच? मैं अभी से देखूंगी, सब देखूंगी। बेताबी से बोलती वो इससे पहले कि दूर जाती शईस ने से रोका। अभी तुम पहले वो देखो जिसके लिए खास तौर पर मैं तुम्हें लाया हूँ। इसका हाथ थाम कर शईस सामने कमरे की तरफ बढ़ा। लाइट्स ऑन करते हुए शईस ने इसे देखा जो दंग थी। रोशनी से जगमगाते कमरे में उम्दा किस्म का बेडरूम सेट लश्कारे मारता आंखों को खेरा कर रहा था। इतनी खूबसूरती से सब कुछ डेकोरेट था जैसे किसने सोच रखा था। पर्दों से लेकर कारपेट तक हर चीज़ का कलर कॉम्बिनेशन ऐसा था कि वो पलक तक नहीं झपक सकी। ये घर तुम्हारा है लेकिन ये बेडरूम हमारा है। मेरी मेहनत का इतना सिला तो देना होगा। शईस के बतालबे पर इसकी जानी पलटी जो दंग रह गया। सारा क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? इसके सवाल पर वो बस ना रुकने वाले आंसू साफ करती रही। मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत मंजर बन जाए अगर इस वक्त तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट भी आ जाए। शईस ने धीरे से इसका भीगा चेहरा हाथों में भरा। पता नहीं अचानक इतना सब कुछ मिल गया, डर सा लग रहा है। अगर ये ख्वाब है तो कहीं टूट ना जाए। भराए लहजे में बोली। हर खौफ हर अंदेशे को झटक दो। अब हम एक मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं। मैं तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मुस्कुराने से ही तो मेरी ज़िंदगी मुस्कुराती है। मध्यम लहजे में बोलते हुए शईस ने इसे अपने साथ लगाया, मगर अगले ही पल इसकी चीख पर करंट खाता पीछे हटा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। सुरख चेहरे के साथ गुर्राती वो 2 कदम इसकी जानिब बढ़ी जो 4 कदम मजीद दूर हुआ। जरा किचन देख लो फिर आकर तुम्हें देखती हूँ। मूसीली नज़रों से शर्मिंदा चेहरे को देखती हुई दरवाजे की सीन बढ़ी, मगर फिर एकदम रुक गई। बात सुनो, शादी के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे सबसे अलग। ये सोचकर मरना नहीं है, मुझे ज़िबा करवाओगी क्या मुझे भाई के हाथों? वो खिफत से ही बोला था। अब तो मैं यहीं रहूँगी। मुस्कुराहट छिपाए वो हठधर्मी से बोली, जबकि शईस परेशान हुआ। सारा रहम करोगी मुझ पर या नहीं? तुम तो कह रही हो मेरा घर है, मैं दुल्हन बनकर आऊँगी तो इस बेडरूम में, बस कह दिया मैंने। फैसला सुनाती वो कमरे से निकली, जबकि शईस भग से उठता इसके पीछे कि तुम्हारे लैंडलॉर्ड मेरे 14 तबक रोशन कर डालेंगे। हम मुस्तकिल यहाँ नहीं रह सकते, मगर हमेशा वीकेंड यहाँ गुजारेंगे। फिर इस बेडरूम पर इतनी मेहनत क्यों की तुमने? वो झिल्लाई थी। इसलिए मैं अपने कमरे की कोई चीज़ उधर से उधर भी नहीं करने दूंगा, और तुम्हें वहाँ ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, मगर यहाँ तुम्हारी हुकूमत है, जो चाहे करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो साफ गोई से बोला। क्या हुआ? इसकी खामोशी से घूरने पर वो धीरे से हंसा, जबकि वह नागवारी से सर झटकती किचन की तलाश में निकल गई। आशिर की अचानक आमद इसे गनीमत लगी कि वो खुद भी अपनी पप्पो की तरफ जाना चाहती थी अपनी कज़न्स को मनाने के लिए, जिसके अचानक निगाह और बेखबर रखे जाने पर नाराज़ हो चुकी थी। आशिर के साथ जाते हुए इसने एक चीज़ जो महसूस की वो थी आशिर की गैर मामूली संजीदगी। इस वक्त वो अपनी कज़न्स के दरमियान मौजूद थी जब आशिर ने इसे बुला भेजा, और लॉन में भी वो तनहा ही थे। सवालिया नज़रों से देखती वो सामने चेयर पर बैठी थी। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया कि फ़िलहाल मैं सबके सामने अपनी ज़ुबान नहीं खोलना चाहता था। आशिर के लहजे में इसे बुरी तरह चौंकाया था। जब तुमने मुझसे अपने और शईस के ताल्लुक का जिक्र किया तो मैं बहुत मुतमिन था। हम सब तुम्हें अजीज़ रखते हैं, तो चाहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ऐसे इंसान पर डालें जो हर तरह से तुम्हारे काबिल हो, बल्कि तुमसे ज़्यादा काबिल और बेहतर हो। शईस से हमें हर काबिलियत और खूबी नज़र आई थी। इसलिए जब सिद्रा ने तुम्हारे लिए हम सबसे शईस के बारे में राय मांगी तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, और ना ही अचानक निकाह करने पर हमने कोई एतराज़ उठाया। वो एक वेल एजुकेटेड वेल ऑफ फैमिली से है। ये भी इत्मीनान था कि सिद्रा तुम्हारे करीब होगी। सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा था, मगर ये सब तस्वीर का एक रुख है। लेकिन अगर तस्वीर के दूसरे रुख से तुम भी ना वाकिफ़ हो तो ये मैं नहीं जानता कि मैं सिद्रा के साथ किस तरह पेश आऊँगा। लेकिन अगर वाकिफ़ हो तो हम सब क्यों हर चीज़ से अनजान रखा गया? आशिर के कुसीले लहजे पर वो साख बैठी सुन रही थी। मैं इस शख्स को नहीं जानता, मगर इसने वो सारे कच्चे छट्टे खोल रख दिए हैं जिन्हें तुम्हारी बहन और तो इसके शौहर ने हमसे छुपाया। ये मैं जानता हूँ कि आज मैं किस तरह खुद पर काबू रखकर खामोशी से चलाया, वरना मैं आज ही इन दोनों से सवाल करता कि हमारी आंखों में क्यों धूल झोंकी गई। तुम्हारी खामोशी बता रही है सारा तुम्हारी हकीकत से वाकिफ़ हो। तुम्हारी बहन ने ही पहले ही तुम्हें हमें एक तरफ हटा दिया। तुम्हारे नज़दीक भी हम सबकी कोई हैसियत नहीं। आशिर का लहजा शदीद मुश्तिल था। ऐसा मत कहें, आप जानते कि आप सबकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में क्या है। अगर वो हादसा मेरे साथ पेश आया तो क्या आप इसे भी बार बार सबके सामने दोहराना बेहतर समझते? वो लरसते लहजे बोली। मुझे लफ्ज़ों में मत उलझाओ सारा। रिश्तों की बुनियाद एतबार पर कायम होती है। मैं किसी को इस तरह के धोखे में नहीं रख सकता जिस तरह मुझे मेरे घर वालों को रखा गया। आपको तकलीफ पहुंची है तो जो कहना चाहते हैं कह दे, मैं सब सुनूंगी। मुझसे गलती हुई है कि मैंने आपको भी बेखबर रखा, मगर आप शईस के बारे में कुछ गलत मत सोचें। वो मुश्किल बोल सकी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। सब कुछ जानते हुए भी इस इंसान से अपनी ज़िंदगी मुंसलिक करते हुए तुमने ज़रा नहीं सोचा कि जिन हालात से वो गुजरा है इसके बाद किस तरह तुम्हारे साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। ऐसे हादसात में इंसान की पूरी शख्सियत बिगड़ जाती है। इसके लिए हज़ारों मसाइल खड़े हो जाते हैं। क्या तुम इसके साथ फेस करोगे वो, और कहाँ तक? आशिर ने बुरी तरह बिगड़ कर कहा। मुझे कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, और वो एक बेहतर शख्सियत का हामिल नॉर्मल इंसान है। मेरी ज़िंदगी इसके साथ हर तरह से नॉर्मल होगी। पेशानी पर बल डाले वो ज़बत के बोली। तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारी अकल में कोई बात नहीं आएगी। मुझे जो बात करनी है तुम्हारी बहन और इसके शौहर से करनी है। इन दोनों ने हमारे एतबार और सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं हर सवाल का जवाब इन दोनों से लूँगा। आप इनसे कोई बात नहीं करेंगे। वो दहल उठी थी। तो क्या करूँ? अब भी आंखें और ज़ुबान बंद रखूँ? शम्स को मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। गुस्सीले अंदाज में बोलते वो उठ गए थे। इस घटिया शख्स ने जिसे आप जानते तक नहीं जाने कितने जहर उगले आपके सामने।
शईस के खिलाफ। वो शख्स इंतकामी कार्रवाई में शईस के रास्ते में कांटे और पत्थर बिछाने की कोशिशों में है। आप इस पर यकीन करके इसे कामयाब करें और इसकी साजिशों में आपसे कह चुकी हूँ कि आप घर जाकर किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे। वो सुर्ख चेहरे के साथ बोली, तुम अपने हुक्म मुझे मत सुनाओ। इस घर में हमने फ़रोख्त नहीं किया तुम्हें। कि ज़ुबान ना खोले ना सर उठाया। आशिर ने भड़क कर कहा, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। वहाँ जाकर क्यों सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं? निकाह हो चुका है मेरा, इसे ख़त्म करवा देंगे। सारा की आंखें भीग गई। निकाह हो जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हमने सारे हक गवा दी, या फिर अभी कह दो कि हम सब मर चुके हैं तुम्हारे लिए। मैं हमेशा के लिए ज़ुबान बंद कर लूँगा। आशिक के इंतहाई सख्त अंदाज पर साथ बैठी इन्हें दूर जाता देखती रही थी। दिलो दिमाग माऊफ होने लगे। तभी सेलफोन पर अधिक कॉल रिसीव करते हुए दिल चाह फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। मैडम, घर वापस आने का इरादा है? तुम अभी आ सकते हो, लहजे की नमी छुपाते हुए बोली। तुमने कहा और मैं आ गया। अब जल्दी से सबको खुदा हाफिज़ कहकर आओ जो बाहर, मैं अंदर नहीं आऊँगा। बस 2 मिनट में आती हूँ। सूरत से वो भी उठ गई कि मज़ीद यहाँ रुकना अब इसके लिए नामुमकिन था। इसके चेहरे के तासुरात ने शईस को इसी वक्त चौंका दिया जब वो फ्रंट सीट पर आकर बैठी थी। फौरी तौर पर इसे कोई सवाल नहीं कर सका, मगर सारा ज़्यादा देर तक इसे अपनी परेशानी नहीं छुपा सकी थी। मैं तुमसे कहती रही कि इस शख्स का कोई बंदोबस्त करो, वो तुम्हारे खिलाफ जहर गुलफशानियाँ करता घूम रहा और तुम सब्र के सर इसके पहुँचाएगा, नुकसान सहने पर तैयार हो। वो आंसू ज़बत के बोल रही थी। इससे पहले आशिर भाई ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। इनके तेवर बहुत ख़तरनाक है। वो अपनी जगह ठीक है, गलती वाकई हमारी तरफ से हुई, मगर भाई इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। शईस ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर आशिर भाई ने अपनी बात पर अमल कर लिया तो कुछ नहीं होगा। फिलहाल तुम सबसे पहले आशिफ भाई तक मेरा मैसेज पहुंचाओ कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि वो भाई तक ना पहुंचे तो मेरा इनसे बराह रास्त मिलना ज़रूरी है। सारा के चेहरे पर नजर आते थे जब पर वो बोला था, सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से तुम्हें किसी के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। आज एक शख्स तुम्हारी ज़ात पर सवाल उठाएगा तो कल कोई दूसरा मुँह उठाकर इस काम करने आ जाएगा। मैं कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ? जब जहाँ इतना कुछ बर्दाश्त किया वहाँ थोड़ी सी बर्दाश्त का और मुजाहिरा कर लो। आशिफ भाई अपनी जगह दुरुस्त है, इन्हें गलत मत कहो। इसके संजीदा लहजे पर वो फिक्रमंद नज़र से बस उसे देख कर आएगी। दूसरे दिन तक इसे शदीद बुखार ने आ घेरा। दिलो दिमाग पर हावी अजीब से खौफ और परेशानी के दबाव का यही नतीजा निकला। आशिर से रब्ता करने की इसने कोशिश की, मगर वो कॉल रिसीव न करने का हद के लिए बैठे थे। दोपहर तक तबीयत कुछ संभली तो ज़ैनब का होश आया। मोमो इसे अपने घर साथ ले जाने के लिए आ पहुंची थी। वहाँ सबके दरमियान कुछ वक्त के लिए वो अपनी परेशानी भूल गई। शाम सर पर आ रही थी जब शान इसे बुलाने चला आया। मोमो के हमरा बाहर आते हुए इसने मुंतज़िर खड़े शान के परेशान तासुरात को देखा। सारा कुछ से पहले आशिर भाई आए थे। शान की इत्तला ने इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींची। वो बड़े भाई से तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहते थे। इन दोनों के दरमियान कोई बहस हुई है। आवाज़ों से बस यही अंदाज़ा हुआ कि बात तुम्हारे और छोटे भाई के बारे में हो रही थी। अभी आशिर भाई बहुत गुस्से में गया क्योंकि बड़े भाई ने तकरार के दौरान खुद ही ने घर से चले जाने के लिए कहा था। शान बता रहा था और सारा का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद होता जा रहा था। वो तुम्हें बुला रहे हैं, घबराओ नहीं। मैं पहले छोटे भाई को इत्तला दे चुका हूँ, वो भी बस आने वाले होंगे। शान, पहले छोटे भाई को आ जाने दो, मैं अभी सारा को नहीं जाने दूंगी। सारा की गुम कैफियत ने मोमो को मामले की संगीनी का एहसास दिलाया। बड़े भाई इंतजार करें, अगर कुछ दिन मजीद हुई तो खुद यहाँ आ जाएंगे। गुस्से में कुछ सोचेंगे ना समझेंगे, सबके सामने तमाशा बन जाएगा। शान बेबसी से बोला था, हालांकि वो खुद नहीं चाहता था कि इस वक्त सारा शम्स के सामने जाए। ठीक है, फिर मैं भी चलूँगी, सारा का यकपख्ता हाथ पकड़ते हुए मोमो ने कहा। सारा के कदम मन मन के भर के हो रहे थे। वो नहीं जानती थी कि किस तरह वो इनका सामना कर सके कि गुजरे दिनों में वो इनके नरम और लहजे की इस कदर आदी हो चुकी थी कि अब इनका एक सख्त लब बर्दाश्त करने की ताकत इसमें नहीं थी। अपने भाई पर हरफ देखकर शम्स से आतिफ जैसे शख्स को खाते में नहीं लाए तो फिर इसके सामने वो क्या हैसियत रख सकती थी। इसे अपने जिस्म से जान खींचती हुई महसूस हो रही थी। इसी वक्त इसकी जान सूली पर चढ़ा रखी थी जो दबे पाँव आ चुका था। आशिर की उजलते पानी सर से ऊंचा कर दिया था, मगर कितना ऊंचा इस बारे में वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। कौन किस जगह मौजूद था इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नजर आ रहा था तो बस ये कि लाउंज के वस्त में खड़े शम्स शोला बार नजरों से देख रहे थे, जिसके चेहरे से ज़िंदगी की रमक गायब होती जा रही थी। इनके जाने अपने कदमों को घसीटते हुए इसका दिल किसी गहराई खाई में डूब रहा था। लरसते वजूद के साथ वो इनके सामने रुकी, जिनकी आंखों से निकलती चिंगारियाँ इसके वजूद को भस्म कर रही थी। क्या कुछ बताया तुमने आशिर को? क्या कहा है तुमने? इसे बताओ मुझे। इनके बुलंद करख्त लहजे पर सारा की आवाज़ हलक में घुट गई। तुमने तो इसका पर्दा रखना था, फिर क्यों तोड़ा मेरा यकीन? क्यों तोड़ा मेरा एतबार? जवाब दो मुझे। शदीद तैश में वो जिस तरह धाड़े थे, दरो दीवार लरज़ उठे थे। साख नज़रों से इनके दहकते चेहरे को देखती हुए एकदम इनकी तरफ बढ़ी। पहले आप मुझे जवाब दें, क्या इसकी ज़ात आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है? मुशक्क़त उठाकर इसे दुनिया की आंखों में आंखें डालने के काबिल बनाकर क्यों आप इसके लिए दुनिया का सामना नहीं कर सकते? इससे इतनी मोहब्बत के बावजूद क्यों आपके लिए काबिल फ़ख्र नहीं है? लरसते लहजे में पूछी थी। मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे इसका जवाब तुमसे चाहिए। तुम्हारी शय पर आशिर की इतनी हिम्मत हुई है कि वो मुझे धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद कर रहा है। किस के सामने तुमने तस्दीक किया? मुझे बताओ, वरना शदीद इस्तेयाल में वो इसकी तरफ बड़े जो धुंधलाई नज़रों से देख रही थी। मुझे इसके किसी सच पर शर्मिंदगी नहीं। मैं सर उठाकर इसके लिए दुनिया का सामना कर सकती हूँ। एक ही जवाब देकर हर सवाल करने वाले का मुंह बंद कर सकती हूँ कि मुझे इसके कल और आज पर फ़ख्र है। मैं हर सच का सामना कर सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। बकवास बंद करो। गुस्से में भड़कते शम्स का हाथ उठाता जिसे एक मजबूत गिरफ्त ने रास्ते में वहीं रोक लिया। आपको जो कहना है मुझसे कहें। मारना चाहते तो मैं मौजूद हूँ यहाँ, मुझे जान से मार दे, मगर अब दोबारा कभी आप सारा पर हाथ नहीं उठाएंगे। शईस के लहजे चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? एक गुद झटके से इसकी गिरफ्त से अपना हाथ हटाते हुए ढारे थे।
तुम जानते हो ये क्या कर चुकी है, अपनी तस्दीक के थप्पे लगा चुकी है। आज इसके ख़ानदान का एक फ़र्द उंगली उठा चुका, कल इसका पूरा ख़ानदान ये काम करेगा। शदीद तैश में बोलते इसकी सिमत इशारा करे जो पत्थर का बुत बन चुकी थी। वो सब इसके खूनी रिश्ते हैं, वो हक़ रखते हैं हर सच्चाई को जानने का। मेरी ज़ात आपके लिए ज़िल्लत का बाइस है, तो अपने हाथों से मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, मगर ये सब करके मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। शेष की बुलंद आवाज़ ने शम्स के इश्तियाल को आसमान पर पहुँचा दिया। तुम्हारे सोच समझने की सलाहियत महफूज हो चुकी है, मगर मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैं अब इस लड़की को अपने घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने दूँगा, समझे तुम? गुस्से में बेकाबू होते शम्स बोले, आप 1 मिनट की बात करें, मैं इसे 1 सेकंड भी इस घर में नहीं रुकने दूंगा। सुरख चेहरे के साथ वो भींची आवाज़ में बोलता सारा की तरफ बढ़ा, अगर तुम इसके साथ ये घर छोड़कर गए तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी बेदखल कर दूंगा। शेष के तेवरों ने इनके गुस्से की इंतहा कर डाली। ये खबर आप इश्तिहार की सूरत में दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इस पर एक जुमले का इजाफा भी कर दीजिएगा कि शहीद आपके लिए मर चुका है। इसके सर्द लहजे पर शम्स को जैसे सांप सूंघ गया। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। लरसते लहजे में बोलती वो शहीद से दूर होती सूरत से साथ खड़े शान के आंखों में जा छुपी। तुम चाहती कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाला जाए? शदीद जारजहान अंदाज में वो सारा के पीछे गए। शान इसे तो नहीं रोक सका था, मगर सारा को इसे बचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन शहीद से एक ही झटके में सारा को इसकी गिरफ्त से निकाल गया। आंसुओं से तर चेहरे के साथ चीखती वो बिल्कुल भी इसके साथ जाने के लिए तैयार न थी। सांस रोके वो सब नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे, मगर सिद्रा का सख्ता टूट गया। सारा की दिल खराश पुकारों ने इनके दिल में खंजर उतार दिया। बिजली की तेज से वो सारा की तरफ गई थी। शहीद, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। वो नहीं जानते वो गुस्से में क्या कह गया, मगर तुम ये इंतहाई कदम मत उठाओ। बहते आंसुओं के साथ इल्तिजा करते सिद्रा की आवाज़ बुलंद हो गई जब शहीद ने अपनी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़पती सारा की गर्दन अपने एक ही हाथ में जकड़ ली। आप इसे जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाएं, मगर आप ये क्या कर रहे हैं? शहीद के इरादे भाम कर शाहरुख अपनी जगह नहीं रुक सका था। दंग खड़ी मोमो ने शदीद खौफ में मुब्तला होकर शम्स को देखा, मगर अपनी जगह साख खड़े थे, लेकिन उनकी नज़रें सारा पर थी, जिसके चेहरे पर अजियत दूर से भी वाज़ेह थी। शहीद की गिरफ्त अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश में वो इसकी घुटी घुटी चीखें मजीद घुटने लगी। मैं इसे साथ लेकर जाऊँ या इसे मार दूँ, बताएं क्या करूँ? इसके गजबनाक लहजे ने सिद्रा के कदम खुद ब खुद पीछे हटा दिया। ऐसा जलाल इन्होंने कभी शहीद की आंखों में नहीं देखा था। सारा का बेजान वजूद अपने साथ खींचता वो जा चुका था। मौत जैसा सुनाटा पूरे लाउंज में फैला हुआ था। एकदम मोमो की चीख गूंजी। सबसे पहले शम्स सिद्रा तक पहुंचे जो अपने पैरों पर खड़ी न रह सकी थी। पार्किंग में से अपने अपार्टमेंट तक शहीद ने इसका हाथ ना छोड़ा था, ना इर्द गिर्द की कोई परवाह की थी। अपनी ताकत मुझ पर मत आजमाओ, हलवा हलक के बल चीखी जब शहीद ने इसका हाथ छोड़ा। तुम भी मुझे मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा मत आजमाओ। शहीद की आवाज़ इससे ज़्यादा बुलंद थी। अब इस घर से कहीं और जाने की ख्वाहिश भी ज़ुबान पर मत लाना। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रोक लोगे। मेरे बाप ने कभी मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की, तो तुम फिर कौन होते मुझ पर जबर करने वाले? भड़क उठी थी। हर मर्द में अपने बाप को मत ढूंढा करो। गुस्से में वो इंतहाई नाजुक सच मुनकशिफ कर गया। तुम्हें कोई हक़ नहीं है मेरे बाप के बारे में कुछ कहने का, वो चीखी थी, और अगले ही पल भागती हुई कमरे में गई। चंद लम्हों तक शहीद रुका, मगर फिर तेज़ कदमों के साथ कमरे में गया, जहाँ वो चेहरा छुपाए हाथों में छुपाए बैठी थी। किस तरह तुम मुझ पर जबर का इल्ज़ाम लगा सकती हो? ये काम मैंने पहले और कितनी बार तुम्हारे साथ किया, मुझे बताओ। पहले नहीं किया, मगर अब तो कर रहे हो। जायदाद जो बन चुकी तुम्हारी, वो चीखी थी। जितने इल्ज़ाम लगाने लगाओ, मेरी शक्ल भी ना देखो, अपने साय को भी मेरी पहुँच से दूर कर रखो। मगर अब इस घर से जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हें वहाँ रहकर जिल्लत उठाने की आदत तो रह चुकी है, मगर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं कदम न उठाता तो वहाँ कल फिर भी यही सब दोहराया जाता। मेरी औलाद को भी जिल्लत और हकारत से नवाजा जाता, इससे भी इस तरह दरबदर होने का हुक्म दिया जाता। शदीद तैश भरी नज़रों से वो इसे देखता हुआ बोला था, तुम जितने आंसू बहाना चाहती शौक से बहाओ, क्योंकि एक बात तो तय है कि तुम इस घर से अब कहीं नहीं जाओगी, तो फिर लाश जाएगी मेरी यहाँ से। एक कोशिश तुम कर चुके हो, क्योंकि रुके हो क्यों रुके हो? कौन है यहाँ रोकने वाला? हासिल कर लो मुझसे छुटकारा। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी छोड़ी तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं शम्स नहीं हूँ जो हर बार तुम्हारे सामने घुटने टेक दूँगा। इसकी बुलंद आवाज़ ने सारा को सख्त किया था। अगर तुमने दोबारा मुझे इस नाम का ताना दिया तो फिर मेरी ज़ुबान से भी बहुत कुछ निकलेगा। वो गुस्से से पागल हुई, और मैं थप्पड़ मार कर तुम्हारी ज़ुबान बंद कर दूंगा। शहीद यकीनन होश हवास खो चुका था। और फिर ये भी याद रखना कि हर उठने वाला हाथ शम्स का नहीं होता जिसे सारा बर्दाश्त कर लेगी। वो फर कर गुराई और अगले ही पल इसके पीछे गई, जो एक धमाके से दरवाज़ा बंद करता बाहर जा चुका था। शहीद, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा पीटती हुई चिंगाड़ी थी। तुम सब कुछ भूल चुके हो, मगर मुझे इन हदूद की पासदारी करनी है जो मुझ पर लाजिम है। मैं किसी हाल में इनका यकीन नहीं टूटने देना चाहती। जो निकाह के वक्त से लेकर इन्हें अब तक मुझ पर है। मैं इस तरह तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इनकी रज़ा, इनकी इजाज़त मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। नहीं सह सकती मैं भाई को भाई से अलग कर देने का इल्ज़ाम। बंद दरवाजे पर हाथ बरसाती वो चीखती ही रह गई। काबक नुमा इस तारीख कमरे का दरवाज़ा एक चरचराहट के साथ खुला था। कई घंटों बाद खूब अंधेरे में दाखिल होती रोशनी की लकीर इसकी आंखों में चुभती चली गई। वो इस काबिल नहीं था कि आने वाले शख्स की तरीकी में पहचान सकता। यहाँ तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा रज़ी? मानूस सरसराती आवाज़ ने इसके वजूद में सनसनी दौड़ा दी। किसी को तरीके में धकेलना ज़रा आसान होता, मगर इस तरीके में रहना इतना ही मुश्किल। चुपते काटदार लहजे ने रज़ी की आवाज़ हलक में घोंट दी। तुम हैरान होगे कि अपने हवाले से तुम्हें हर कार्रवाई की ज़रूरत देने के बावजूद मैंने ये सब क्यों किया?
जुलसते सवाल पर रज़ी ने तारीकी में से देखने की कोशिश की, क्योंकि तुम इसे दरमियान में ले आए जिस पर तुम्हारी गलीज़ नज़र भी नहीं पड़ने देना चाहता था। तुम्हारी वजह से मैंने इसे तकलीफ उठाते देखा, तुम्हारी वजह से मैंने इसकी आंखों में सब कुछ खत्म होते देखा। शहीस की आवाज़ तारीकी में गूंजी। मैंने तुमसे कहा था अगर मैं सब कुछ भूल गया तो मुझसे बुरा इंसान तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे यहाँ से निकालो, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। रज़ी की कराहती आवाज़ तारीकी में उभरी। अपनी ज़ुबान पर यह मुकद्दस नाम मत लो। स्याह कारियाँ करते वक्त तुमने कितनी बार अल्लाह को याद किया। गला बैठ गया। वो गुर्राया था। अब इस तारीख कब्र में बैठकर अपने कारनामे याद करो और इंतज़ार करो इस दुनिया को अपने वजूद से पाक करने का। शहीस, मुझे इसकी खातिर माफ़ कर दो जिसकी वजह से तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हुई, जिसका मैं मुजरिम हूँ। मैं इससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा, हर इस इंसान से माफ़ी मांगूंगा जिसके सामने मैंने तुम्हारे खिलाफ मगालजात निकाले थे। इसकी पुकारों ने शहीस के कदम रोके। तुम्हें माफ़ करना मेरे लिए आसान नहीं, मगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई, इन सब के चेहरे मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूँ। इसके बाद तुम अपने ख़ानदान के नाम पर मज़ीद कालक फेरो या राह रास्त पर आ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। सर्द लहजे में बोलकर वो रुका नहीं था। कमरे में दाखिल होता हुआ इसकी तरफ मतवज्जा वो जो तकिए में चेहरा छुपाए हुए थी। इसकी ऊंची सिसकियाँ शहीस के इस तरफ को बढ़ा गई। ये सच इंतहाई तकलीफ ने था कि वो इसकी वजह से रो रही थी, इसकी मोहब्बत को जबर का नाम दे रही थी। इसके हक़ के लिए तो वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ था, मगर वो थी कि कोई मौक़िफ़ सुनने में समझने के लिए तैयार नहीं थी। आहट महसूस होते हुए एक झटके से उठी। बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा होगा तुम्हें खुद पर, एक औरत को अपना मोहताज बनाकर कैद कर दिया कमरे में, जो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, जिस पर अपनी ताकत आजमाने का सुनहरी मौका मिला। तुम्हें वो रोते हुए ही चीख रही थी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। सारा शहीस का चेहरा सुर्ख हुआ था। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मर्द हूँ? क्या मेरे लिए तुम सिर्फ एक औरत हो? मैं तुम्हारे हक़, तुम्हारी इज्जत के लिए वो घर छोड़ा है और तुम मुझसे बदसुन होकर मुझे बेमौत मार रही हो। शदीद तासुब के साथ शहीस ने कहा। दूसरी जानिब वो दोबारा तकिए पर चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोना शुरू कर चुकी थी। खुद पर जब्त किए वो चंद लम्हों तक इसे टूटता बिखरता देखता रहा, मगर फिर थके थके अंदाज में बैठ के करीबी